हेलो एवरीवन। अब मैं ऑडिट के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर रिवाइज कराने जा रहा हूँ। नाम है चैप्टर नंबर 3, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। इसको शॉर्ट में बोलते हैं रिस्क एंड कंट्रोल। ये पर्टिकुलर चैप्टर, इसके अंदर देर आर 6 बिग टॉपिक्स और हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक रिवाइज करेंगे। कॉपी नोट्स भी समझाऊंगा, बुक भी समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। रिविजन की स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये रहा चैप्टर 3, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। इट्स क्वाइट अ बिग चैप्टर, 35 पेजेस के आसपास है। ओके, रिविजन स्ट्रैटेजी एंड में मैंने लिखाई थी, मैं उसी के हिसाब से मूव ऑन करूंगा। ये देखो, देर आर 6 मेन टॉपिक। 6 नंबर 1, ऑडिट रिस्क। तो सबसे पहले तो ऑडिट रिस्क, ये 3-4 पेज का टॉपिक है। IR, CR, DR वगैरह ये हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। सेकंड, मैं रैप पढ़ाऊंगा, ये हार्ड है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, इसके अंदर 3 तरह के होते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, तो वो आएगा। साथ साथ इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे ऐसे 315 का नाम क्या होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऐसे 315, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रॉमम थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एनवायरनमेंट। तो अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एनवायरनमेंट में क्या समझना है, उसका रिस्क से क्या कनेक्शन है वो बताऊंगा। और फिर उधर स्पेशल रिस्क, you have to be more attentive towards special risk, significant risk। तो रिस्क के ऊपर बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान है। पहले ऑडिट रिस्क और फिर रैप। थर्ड टॉपिक होगी मटेरियलिटी, जो मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। SA 320, मटेरियलिटी का कैलकुलेशन, मटेरियलिटी के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 4 पेज के आसपास की टॉपिक है। फोर्थ टॉपिक इज इंटरनल कंट्रोल्स, एवरीथिंग अबाउट इंटरनल कंट्रोल्स। व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल्स, आर ऑल इंटरनल कंट्रोल्स रेलेवेंट टू द ऑडिटर। इंटरनल कंट्रोल का रॉमम पे क्या असर पड़ता है, इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएट कैसे करते हैं, एवरीथिंग वो सब इसमें आएगा। इंटरनल कंट्रोल विल बी फॉलोड बाय नंबर 5, TOC, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। TOC कैसे परफॉर्म किया जाता है, TOC कैसे होता है, उसमें मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा, TOC, SAP, सब कुछ। देन नंबर 6 इज डिजिटल ऑडिट, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, जिससे एक क्वेश्चन पक्का होता है। ठीक है, पहले इस पे एक चैप्टर हुआ करता था। 7 नंबर टॉपिक कोई टॉपिक नहीं है, जैसा कि वो मतलब मुश्किल से हाफ पेज का होता है, वो कुछ नहीं है। मेन है ये ऊपर के 6 टॉपिक्स, तो लाइन बाय लाइन चलेंगे। दिस इज द सिस्टमैटिक ऑर्डर ऑफ रिविजन। सबसे पहले आई विल स्टार्ट विथ ऑडिट रिस्क। ठीक है, तो ऑडिट रिस्क को पहले मैं कॉपी से समझाता हूँ, फिर मैं बुक से समझाऊंगा। ये देखो, ये यहाँ पर सॉरी, अच्छा, स्टार्ट करने के पहले आई वांट टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन। रिस्क एंड कंट्रोल, चैप्टर का पूरा नाम बहुत लंबा है ना, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। रिस्क असेसमेंट का मतलब होता है रिस्क को मेजर करो, रिस्क को कैलकुलेट करो। आप बोल रहे हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिस्क है, तो हाउ मच इज द रिस्क, यू कैलकुलेटेड, यू असेस, दैट इज कॉल्ड रिस्क असेसमेंट, मतलब रिस्क कैलकुलेशन। एंड इंटरनल कंट्रोल, व्हाई, बिकॉज जितने भी रिस्क होंगे उनको रिड्यूस करने के लिए मैनेजमेंट ने कुछ इंटरनल कंट्रोल लगा रखे होंगे, तो रिस्क और कंट्रोल का गहरा रिश्ता है। तो मैं इस चैप्टर को सिंपल भाषा में बोलता हूँ, रिस्क एंड कंट्रोल। अब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की दुनिया में एक जुमला चलता है, रिस्क एंड रिस्पॉन्स। क्या जुमला है, रिस्क एंड रिस्पॉन्स। रिस्क ऐसे 315 वो रिस्क के ऊपर है। उसमें बोलते हैं ना, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रॉमम थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो वो रिस्क का स्टैंडर्ड, उसमें रैप सिखाया जाता है, ऐसे 315 ऑडिट रिस्क। एंड रेस्पॉन्स का मतलब, एक बार रिस्क कैलकुलेट हो गया, अब ऑडिटर रिस्पॉन्ड करेगा बेस्ड ऑन ऑडिट प्रोसीजर्स। रिस्क अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स, रिस्क अगर कम है तो कम ऑडिट प्रोसीजर्स। तो बेस्ड ऑन द रिस्क असेसमेंट ही विल प्लान एंड परफॉर्म रिस्पॉन्स, मतलब ऑडिट प्रोसीजर्स, ऐसे 330। तो 315 मुझे सिखाता है ऑडिट रिस्क, 330 मुझे सिखाता है ऑडिट प्रोसीजर्स, रिस्पॉन्स। ओके, ये तो कंटेंट शीट है, एक बार यहाँ पे देख लो, ये एक मास्टर चार्ट है, याद करने बहुत हेल्प होता है। ऑडिट रिस्क इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ऑरेंज कलर, इस साइड रॉमम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये 2 चीज़ों से पैदा होता है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क। एकदम क्लियरली याद रखना है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रॉमम को रिड्यूस नहीं कर सकता, ये पहले से मौजूद है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कंपनी के अंदर, इसको हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते। तो ऑडिट रिस्क के अंदर पहला कंपोनेंट है रॉमम, एंड रॉमम इज इक्वल टू IR इंटू CR, इनहेरेंट रिस्क इंटू कंट्रोल रिस्क। ठीक है, रॉमम इज इक्वल टू IR इंटू CR।
अब ऑडिट रिस्क का ही एक दूसरा कंपोनेंट है उस तरफ, डिटेक्शन रिस्क। याद रखना ऑडिटर इसको रिड्यूस कर सकता है, सारी मेहनत इसी को लेके है। वी वांट टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क, वी वांट टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क, बट वी कैन नॉट रिड्यूस ROM। तो व्हाट विल वी रिड्यूस? वी विल रिड्यूस द डिटेक्शन रिस्क। तो पूरा फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू IR इंटू CR इंटू DR। बड़ा फेमस फॉर्मूला है। ओके, नाउ डिटेक्शन रिस्क खुद दो पार्ट में डिवाइडेड है, सैम्पलिंग रिस्क एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क। अब मैं तुम लोगों को कॉपी में ले जा रहा हूँ एक बार, ये आगे हम लोग कॉपी में, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा जो आप याद भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो, और एक न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन भी करेंगे इसका। ऑडिट रिस्क, सबसे पहले ऑडिट रिस्क, इट इज द रिस्क दैट द ऑडिटर में एक्सप्रेस इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन। इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत है, उसके अंदर MMS है, फिर भी मैंने अनमॉडिफाइड यानी कि क्लीन ओपिनियन दे दिया, इसे कहा जाता है इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन। सो डिफाइन ऑडिट रिस्क, द रिस्क दैट द ऑडिटर में एक्सप्रेस इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन इज कॉल्ड ऑडिट रिस्क। Now it comprises of three parts, IR, CR, DR. IR, inherent risk. Inherent मतलब जो आपके अंदर पहले से मौजूद है। Certain financial statement items have more inherent risk than other items. सर कोई एग्जाम्पल? Yes, accounting estimates। जितने भी financial statement items है जिनमें अकाउंटिंग एस्टिमेट या अकाउंटिंग पॉलिसी का इस्तेमाल होता है ना, वो जजमेंट बेस्ड होता है, जहाँ मैनेजमेंट ने सोच समझ के एक नंबर निकाला है, वो एक्यूरेट या परफेक्ट कभी नहीं होता। तो जितने भी अकाउंटिंग पॉलिसी या एस्टिमेट वाले आइटम्स होंगे, दे विल ऑलवेज हैव हाई इनहेरेंट रिस्क। ठीक है, इसको हम लोग प्रॉपर भाषा में बोलते हैं द ससेप्टेबिलिटी, मतलब वल्नरेबिलिटी की चांसेस ज़्यादा है इसमें। द ससेप्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स टू मोर MMS इज कॉल्ड इनहेरेंट रिस्क। नंबर 2, कंट्रोल रिस्क। रिस्क को कम करने के लिए मैनेजमेंट ने कंट्रोल्स लगा रखे हैं, पर अगर कंट्रोल्स ही फेल कर जाएं तो the risk that the internal controls may fail to prevent, detect, correct misstatements on a timely basis is called control risk। कि मतलब internal control भी fail कर जाएगा to prevent MMS को रोक नहीं पाएगा, that is called control risk। ठीक है, and third is detection risk। मेरा काम as an auditor क्या है? To perform audit procedures and detect MMS। My audit procedures will fail to detect misstatement, that is called detection risk। तो ये मेरे कंट्रोल में, मैं इसको मेहनत करके इंप्रूव कर सकता हूँ, डिटेक्शन रिस्क को मैं रिड्यूस कर सकता हूँ। इफ़ ऑडिटर बहुत सोच समझ के बढ़िया ऑडिट प्लान बना के ऑडिट करेगा तो डिटेक्शन रिस्क कम हो जाएगा, जीरो नहीं हो सकता, इट कैन बी रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। नाउ फॉर्मूला देखो आप ज़रा, ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू IR इंटू CR इंटू DR। एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन है जो मैंने क्लास में लिखवाया था। आप एक रिटेल चेन की ऑडिट पे गए हो, रिटेल चेन जैसे नहीं होता डीमार्ट, रिलायंस फ्रेश, इन सब के ऑडिट पे गए हो, उन्होंने बोला कि देयर इज ऑलमोस्ट 40% सेल ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑन हार्ड कैश मनी। कैश मतलब नगद नोट में लोग सामान खरीदते हैं, एंड चांसेस है कि एम्प्लॉय चोरी कर सकते हैं। तो कैश सेल्स में 40% रिस्क है। 40% को मैं 0.4 बोल सकता हूँ, इट्स एन इनहेरेंट रिस्क। सेल्स के अंदर कितना रिस्क है? 40%, 0.4। नाउ इन्होंने बोला हमने CCTV कैमरा वगैरह लगा रखे हैं जिससे चोरियाँ कम होंगी, द इंटरनल कंट्रोल विल प्रिवेंट अप टू 75%। तो इंटरनल कंट्रोल 75% ये सब गलतियों को, फ्रॉड्स को रोक सकता है, पर 25% नहीं रोक सकता है। तो कंट्रोल रिस्क है 25%, 0.25। ठीक है, इनहेरेंट रिस्क है 40%, 0.4, कंट्रोल रिस्क है 25%। ठीक है, क्योंकि 75% तो रोक लेगा, कितना नहीं रोक पाएगा? 25%। तो दैट्स द कंट्रोल रिस्क। एंड थर्ड इज सर डिटेक्शन रिस्क। ऑडिटर बोल रहा है कि मैं अपने प्रोसीजर्स द्वारा 60% सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन कर सकता हूँ कि फ्रॉड एरर नहीं है। तो 60% तो सेटिस्फाइड हो जाएगा, 40% नहीं होगा, तो 40% इज द डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, डिटेक्शन रिस्क इज इक्वल टू 40%। देयरफॉर व्हाट इज द ऑडिट रिस्क? IR इंटू CR इंटू DR, 40% इंटू 25% टू 40%। तुम परसेंटेज में कैलकुलेट करने के बदले ना फ्रैक्शन डेसिमल में कर सकते हो। 0.4 इंटू 0.25 इंटू 0.4 comes to 0.04 which is 4%.
सो ऑडिट रिस्क कितना है 4% है, समझ रहे हो, ऐसा है पूरा कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आ सकते हैं एमसीक्यू में। नाउ एक बार देख लेते हैं जाके हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ ऑडिट रिस्क का डेफिनेशन, द रिस्क दैट द ऑडिटर में एक्सप्रेस इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन इज कॉल्ड ऑडिट रिस्क। अगर ऑडिटर ने गलत ओपिनियन दिया तो ऑडिटर के साथ क्या होगा, लॉरियल लॉस ऑफ रेपुटेशन, उसका नाम खराब होगा। रेगुलेटरी एक्शन बाय ICAI नाफरा, लॉरियल एल से लीगल एक्शन, ठीक है। आप ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करो, ऐसे 200 यही सिखाता है दैट ऑडिटर मस्ट डिजाइन प्रोसीजर्स टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। इट कैन नॉट बी मेड जीरो बट येस इट कैन बी रिड्यूस्ड टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। ये तो फॉर्मूला है जो बात कर चुके हम लोग। नेक्स्ट है रोमम। नाउ रोमम में घुसने के पहले मैं मिस स्टेटमेंट का डेफिनेशन बताना चाहता हूँ। मिस स्टेटमेंट का डेफिनेशन बड़ा सिंपल है, ACPD अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। मिस स्टेटमेंट खाली अमाउंट में होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, अमाउंट में हो सकता है, क्लासिफिकेशन में हो सकता है। अगर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्लासिफाई कर दिया या वाइस वर्सा तो ये क्लासिफिकेशन से MMS होगा। प्रेजेंटेशन आपका एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या शेड्यूल 3 नहीं है तो वो भी एक मिस स्टेटमेंट है। डिस्क्लोजर, आपने अपनी कुछ हिडन लाइबिलिटीज़, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ छुपा ली हैं, डिस्क्लोज नहीं किया तो ये भी मिस स्टेटमेंट है। तो 4 तरह के मिस स्टेटमेंट होते हैं ACPD। अब व्हाट इज द फॉर्मूला, रिक्वायर्ड रिपोर्टेड ACPD जो दिखाया गया है माइनस रिक्वायर्ड ACPD जो होना चाहिए था एज पर FRF, दैट्स कॉल्ड मिस स्टेटमेंट। Reported ACPD in the actual financial statements minus required ACPD as per the financial reporting framework, तो इस डिफरेंस को कहते हैं मिस स्टेटमेंट। अब इस पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भाई मिस स्टेटमेंट के कुछ एग्जांपल्स दो, तो दे देंगे। सबसे फेमस तो मेरा फेवरेट है APAEAD, अकाउंटिंग पॉलिसी गलत सेलेक्ट किया, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स गलत बनाया, अकाउंटिंग डिस्क्लोजर ढंग से नहीं दिया। फिर इसके अलावा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाया, फेक एक्सपेंसेस दिखाया, डेटर्स एंड इन्वेंट्री को ओवर वैल्यू करके दिखाया जा रहा है। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ मिस स्टेटमेंट्स। रोमम 2 लेवल पे होता है, अब ये मैं कॉपी से कराने जा रहा हूँ, ठीक है। इधर देखो, रोमम या रिस्क 2 लेवल पे होता है। रिस्क एट ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, लेफ्ट साइड, ठीक है, मतलब रिस्क इन द होल FS। और दूसरी तरफ है रिस्क एट असर्शन लेवल, मतलब किसी पर्टिकुलर आइटम में रिस्क है, पूरे FS में रिस्क नहीं है। मैं एक नाम बोलूँगा और तुम गेस करना कि वो रिस्क कहाँ जाएगा। कंपनी के ऊपर गोइंग कंसर्न का खतरा मंडरा रहा है, मतलब ये कंपनी कभी भी बंद हो सकती है, गोइंग कंसर्न का खतरा। ये रिस्क एट आइटम लेवल है कि FS लेवल है? सर रिस्क एट FS लेवल, ठीक है। और वो होता है रिस्क एट इंडिविजुअल आइटम लेवल की किसी आइटम में रिस्क है। जैसे एम्प्लॉय लोग कंपनी की इन्वेंट्री को चोरी करते हैं तो इन्वेंट्री में रिस्क है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क नहीं है, वैसा, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट बोथ, हमें ओवरऑल FS लेवल पे रिस्क भी निकालना है और हमें इंडिविजुअल असर्शन या आइटम लेवल पे रिस्क भी कैलकुलेट करना है। इसके प्रति हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, रिस्क तो निकाल लोगे, रिस्पॉन्स क्या होगा। जो ओवरऑल FS लेवल का रिस्क है उसके लिए जो मेरा रिस्पॉन्स होता है वो कहलाता है ओवरऑल रिस्पॉन्स। क्या कहलाता है? ओवरऑल रिस्क के लिए जो मेरा रिस्पॉन्स है क्या कहलाता है? ओवरऑल रिस्पॉन्स। और स्पेसिफिक रिस्क जो होता है, जो आइटम वाइज रिस्क है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं स्पेसिफिक फैप करता हूँ, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ऑन दैट आइटम। नाउ ओवरऑल रिस्क को एड्रेस करने के लिए जो मेरा ओवरऑल रिस्पॉन्स है उसमें 4 प्रोसीजर्स होते हैं, बड़े सिंपल है। मैंने एक निमोनिक बनाया है पप्पू, याद करने में आसान होता है, P से। अगर आपको लग रहा है कि ओवरऑल रिस्क है तो एक्सरसाइज मोर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेक करो, प्रॉपर ऑडिट टीम एक्सपीरियंस क्वालिफाइड उनको भेजो, एंड सरप्राइज अनप्रिडिक्टेबल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करो जो क्लाइंट ने पहले से सोचे नहीं होंगे। उससे क्या होता है कि वो रिस्क से वो पता चल जाता है कि अंदर में क्या क्या गड़बड़ है। और स्पेसिफिक आइटम के लिए तो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, तो रोमम एट 2 लेवल्स, इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। डिफाइन रोमम एट FS लेवल, तो तुम बोलोगे रोमम एट FS लेवल, नंबर 1 रिलेट्स परवेजिवली टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, मतलब ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में परवेड करता है, फैला हुआ है, परवेजिव है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फैला हुआ है।
एंड नंबर 2, इट अफेक्ट्स मैनी असर्शंस, ये बहुत सारे आइटम्स और उनके असर्शंस को अफेक्ट करता है. सो दैट इज रिस्क एट एफएस लेवल. नाउ अब एक एक करके पढ़ेंगे. इनहेरेंट रिस्क, जो कॉपी में हमने डेफिनेशन पढ़ा था, कुछ आइटम्स में इनहेरेंट रिस्क हाई होता है. एग्जाम्पल, जहाँ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होते हैं जैसे डेप्रिसिएशन, जहाँ पर कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई हो रहे हैं, जहाँ पर एक ऐसी इंडस्ट्री में मेरा ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, स्टार है ये. मेरा क्लाइंट किसी ऐसी इंडस्ट्री में जिसमें सब कोई बंद हो गए, लिक्विडेट होकर बंद होते जा रहे हैं धीरे धीरे. तो यानी इंडस्ट्री ऐसी कि क्लाइंट कभी भी गोइंग कंसर्न के खतरे में आ जाएगा. सो दैट्स अ रिस्क एट एफएस लेवल. एंड नंबर 4, मेरे क्लाइंट जिस इंडस्ट्री में, वहाँ इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स आ रहे हैं कि मेरे क्लाइंट का प्रोडक्ट जल्द ही ऑब्सोलीट हो जाएगा, यानी ख़त्म, धंधा ख़त्म, गोइंग कंसर्न ख़त्म. तो ये भी स्टार है. ओके, इसमें क्या होता है, अगर कोई क्लाइंट है, इंडस्ट्री है विच इज़ फेसिंग टू मेनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स, दैट मीन्स उनके पास जो इन्वेंट्री पड़ा होगा ना, वो इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गया है. तो मतलब इन्वेंट्री को राइट ऑफ करने की ज़रूरत है. कॉस्ट ऑन आरवी विच एवर इज लोअर, दैट मीन्स 99% चांसेस कि उनका जो इन्वेंट्री फिगर आपको दिख रहा है बैलेंस शीट में वो बढ़ाया हुआ है, उसको कम करो, एनआरवी के बराबर लेके आओ. कंट्रोल रिस्क इज द रिस्क दैट इंटरनल कंट्रोल विल फेल टू प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट मिस स्टेटमेंट्स ऑन अ टाइमली बेसिस. अब कंट्रोल रिस्क का इनवर्स रिलेशनशिप है इंटरनल कंट्रोल से. कॉमन सेंस की बात है. इफ internal control is strong, control risk is less. If internal control is weak, control risk is high. तो एक inverse relationship है. Okay. Detection risk is the risk that my audit procedures will fail to detect misstatements. जैसे ऑडिटर ढंग से काम नहीं कर रहा है, सैम्पल साइज कम ले रहा है, क्लाइंट के इतने सारे लोकेशन है वो सब जगह विजिट नहीं कर रहा है, कुछ कुछ जगह विजिट कर रहा है. This lack of professionalism will result in high detection risk. Two types of detection risk, sampling and non-sampling. Sampling risk is the risk that the conclusion drawn about the population from the sample will be different had the population been subjected to audit. अगर हमने सैंपल के बदले पॉपुलेशन का ऑडिट किया होता तो जो नतीजे आते हैं और सैंपल से जो नतीजे आ रहे हैं वो जो डिफरेंस है उसी को बोलते हैं सैम्पलिंग रिस्क. नॉन सैम्पलिंग रिस्क मीन्स एनी रिस्क ऑफ रीचिंग एन एरोनियस कंक्लूजन विच इज नॉट रिलेटेड टू सैम्पलिंग रिस्क. ऑडिटर डिटेक्शन रिस्क को कम कर सकता है. कैसे? क्लाइंट की ज़्यादा से ज़्यादा लोकेशन चेक करेगा, सैम्पल साइज ज़्यादा लेगा, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, स्मार्ट काम करेगा, एक्सपीरियंस्ड ऑडिट टीम यूज़ करेगा. अब ये वाला पॉइंट ये पूछा हुआ है, ऑडिट रिस्क में क्या नहीं आता. ओके, फिर से एक बार इधर ध्यान से देखना. अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एमएमएस है, गड़बड़ है, फिर भी सीए ने दे दिया क्लीन ओपिनियन, तो ये ऑडिट रिस्क है. यस. केस 2, मान लो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लीन है, एकदम अच्छा है, उस पर सीए ने ये दे दिया. सर ये आप इम्पॉसिबल बात कर रहे हो. अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम सही है, क्लीन है, तो सीए ऐसा ओपिनियन देगा कैसे? बिकॉज जैसे वो मॉडिफाइड ओपिनियन देगा, मैनेजमेंट पूछेगी कि आपने किस बेसिस पे मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है, हमारा तो सब कुछ सही है. तो ये वाले को ऑडिट रिस्क नहीं बोलते, बिकॉज ये हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है. तो केस 2 इज इम्पॉसिबल, केस 1 इज पॉसिबल, दैट इज ऑडिट रिस्क. कि आपने गंदे वाले एफएस पे अच्छा ओपिनियन दे दिया, दैट्स ऑडिट रिस्क. ठीक है, तो इन्होंने वही समझाया यहाँ पे. और एक पॉइंट है, ऑडिट रिस्क इज नॉट इक्वल टू ऑडिटर रिस्क. ऑडिटर रिस्क मतलब अगर हम घटिया ऑडिट करेंगे, खराब ऑडिट करेंगे तो हमारा नाम खराब होगा, हमारे पर लीगल एक्शन होगा, वो सब ऑडिटर रिस्क है, वो ऑडिट रिस्क नहीं है. ठीक है, ओके. यहाँ तक थोड़ा सा ऑडिट रिस्क अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ऑलमोस्ट, थोड़ा सा बचा हुआ है. कैलकुलेशन ऑफ रिस्क इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट एंड इट कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइजली. आप एकदम प्रिसाइज मैथमेटिकली रिस्क को मेजर नहीं कर सकते, ये बस ऑडिटर के जजमेंट पे बेस्ड होता है. इधर हम लोग आईआर और सीआर अलग अलग कैलकुलेट करने के बदले सीधा रॉमम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो इजी होगा. पर इन्होंने चॉइस दिया है, अगर सीए को ज़रूरी लगता है तो वो आईआर सीआर अलग अलग कैलकुलेट करे, वरना वो सीधा रॉमम कैलकुलेट करे. तुम लोग एक चीज़ नोटिस करोगे, आईआर और सीआर का जिक्र सिर्फ ऐसे 200 में होता है, बाकी जितने भी स्टैंडर्ड्स है सब जगह रॉमम लिखा होता है, आईआर सीआर इंडिविजुअली नहीं होता है. ओके,
It is a matter of professional judgment and not a matter of precise measurement. Detection risk is inversely proportional to ROMM. अगर देखो ROMM वो है जिसको मैं छेड़ नहीं सकता. ROMM ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बैठा हुआ है, उसको कुछ भी करके मैं रिड्यूस नहीं कर सकता. I can only reduce detection risk. Look at this formula. For a given level of audit risk, ROMM into DR. ROMM अगर ज़्यादा है तो I have to reduce DR. ROMM अगर कम है तो मैं थोड़ा ज़्यादा DR रख सकता हूँ. तो इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है. ओके. Then the formula which I taught you. So this completes audit risk, the first topic. Okay. शो कर रहा हूँ एक बार. The first topic audit risk, IR, CR, DR. अब second topic में मैं जा रहा हूँ RAP, risk assessment procedure. ठीक है. ये तो materiality है, materiality बाद में होगा. Risk हो गया. Okay, internal cost बाद में होगा, materiality बाद में होगा. Okay, we now come to book. अब हम लोग RAP करने जा रहे हैं, risk assessment procedure. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो गया रैप का डिस्कशन. पेज नंबर 5. रैप. अब ये एक महा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्रेम से पढ़ाऊंगा धीरे धीरे. रैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. अगर तुमने ना ऐसे 315 का टाइटल याद कर लिया तो डेफिनेशन खत्म है. ऐसे 315 का टाइटल क्या होता है? आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट. अब इसको उल्टा कर दो. RAP means audit procedures to understand the entity and its environment and internal control. थोड़ा ऐड कर दो, and internal control. To identify and assess the risk of material misstatement. अब लेवल बता दो, at FS level and at assertion level, whether due to fraud or error. बस बन गया डेफिनेशन. ये रहा आपके सामने. तो RAP का डेफिनेशन बड़ा सिंपल है याद करना. 315 की टाइटल को सोचना और थोड़ा सा उल्टा कर देना. Audit procedures to understand the entity and its environment and internal control. To identify and assess the ROMM misstatement, risk of material misstatement, whether due to fraud or error at FS level and at assertion level. Now RAP के अंदर 4 procedures नहीं है, 3 ही है. ये देखो ऊपर भी क्या है, इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट, नीचे क्या है, इंक्वायरी ऑफ अदर्स, और इस पर क्वेश्चन आता है. सेकेंड है एनालिटिकल प्रोसीजर, डेटा कंपैरिजन. एंड थर्ड है ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन. को लोग दो नहीं एक ही मान के एक साथ क्लब करके लिखते हैं. ये डिटेल में पढ़ना है. ठीक है. एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जनरली आप इंक्वायरी किससे करते हो, तो इन्होंने बोला जनरली हम लोग इंक्वायरी करते हैं मैनेजमेंट से एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट से, पर्सन्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. हाउएवर इन दोनों के अलावा अदर्स से भी हम इंक्वायरी करते हैं. तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन है वो अदर्स, तो याद करने के लिए निमोनिक है क्रिसिल. आपको पता होगा क्रिसिल इज अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्रिसिल. तो ये रहा क्रिसिल. ठीक है, ऐसे लाइन से निमोनिक. सी से कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस. कंपनी में वो एम्प्लॉयज जो कॉम्प्लेक्स या अनयूजुअल ट्रांजैक्शन जैसे होता है ना, रिलेटेड पार्टी, उनको प्रोसेस करते हैं क्योंकि उसी में एमएमएस होता है. क्रिसिल. सी. आर से रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन. अगर कंपनी में है, हर बड़े कंपनी में होता है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, एज पर से भी हर किसी में नहीं होता. अगर है तो उनसे इंक्वायरी करो, उनको पता होगा कंपनी में कहाँ का रिस्क है. आई से नीचे आईटी रिस्क, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिस्क. एस से सेल्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे पूछो, आईटी पर्सनल से पूछो, सेल्स के एम्प्लॉय से पूछो. फिर वापस से आई है इंटरनल ऑडिटर के साथ, तो हमारा बहुत ज़्यादा काम होता है 610, तो इंटरनल ऑडिटर से पूछो. एंड एल लीगल डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करो. तो इन 6 लोगों से 6 अदर टाइप के पर्सन है जिनसे हम इंक्वायरी करेंगे अबाउट देयर रेस्पेक्टिव फील्ड. अब क्या इंक्वायरी करेंगे वो अंदर एग्जाम्पल्स में दिया है, पर वो तुम एक रीड नहीं भी करके अपने मन से भी लिखोगे तो चलेगा. मेन है कि स्टूडेंट को याद होना चाहिए कि मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अलावा और किससे इंक्वायरी करेंगे, क्रिसिल से. सी से कॉम्प्लेक्स एंड अनयूजुअल ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने वाले एम्प्लॉयज़, रिस्क मैनेजमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉयज़, आईटी डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉयज़, सेल्स एम्प्लॉयज़, इंटरनल ऑडिट एम्प्लॉयज़ एंड लीगल डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी. इनसे इंक्वायरी करेंगे. इंक्वायरी के बाद है सेकंड एनालिटिकल प्रोसीजर. इसके अंदर भी 4 पॉइंट्स है. बन याद करने के लिए, जैसे बन होता है ना, बन वड़ा पाव का बन, वैसे बन BUNN. ओके.
नंबर सबसे पहले मैं लाइन से जाता हूँ. न्यू इन्फॉर्मेशन. वाउचिंग से कई बातें पता नहीं चलती. एनालिटिकल प्रोसीजर जो कि चैप्टर 4 में आएगा, मैं बताऊंगा तब. एनालिटिकल प्रोसीजर अंदर के छुपे हुए जो राज होता है ना, वो बाहर निकाल के लाता है. तो इट ब्रिंग्स आउट दोज इन्फॉर्मेशन अबाउट विच द ऑडिटर वॉज प्रीवियसली अनअवेयर. तो न्यू इन्फॉर्मेशन आपको पता चलती है. फिर एफ आई प्लस एन एफ आई. एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या होता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को आप नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से कंपेयर करते हो. इसे कहा जाता है रीजनेबलनेस टेस्टिंग. जैसे आप बोल रहे हो कि आपका सेल्स इतना करोड़ रुपया है, तो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ पीसेस कितने बिके एक बार चेक कर लेते हैं, मैच होना चाहिए. अगर सेल रुपए में बढ़ा है तो नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड भी बढ़ना चाहिए, एक बार कंपेयर करके देख लो. ओके. होटल वाले बोल रहे हैं कि हमारा रेवेन्यू इतना होता है, तो ऑक्यूपेंसी चेक कर लो, एफ आई विथ एन एफ आई. यू अनयूजुअल रिलेशनशिप्स सामने निकल के आते हैं. एंड बी एनालिटिकल प्रोसीजर में जब जाऊंगा तो बताऊंगा कि डिसएग्रीगेटेड मतलब ब्रेकअप किया हुआ जो डेटा होता है ना, वो बेटर होता है. टोटल या एग्रीगेट डेटा से अगर आप एनालिटिकल कर रहे हो ना, तो उससे केवल आपको एक ब्रॉड इंडिकेशन मिलेगा, डिटेल रीजन नहीं पता चलेगा कि रिस्क क्यों है. ओके. तो बेटर टू वर्क विथ डिसएग्रीगेटेड डेटा, नॉट एग्रीगेटेड डेटा. फिर इंस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन. इंस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन हम किस चीज़ का करने वाले हैं, ओपीएम. ऑपरेशंस, प्रेमाइसेस एंड प्लांट, इंटरनल कंट्रोल, मैनुअल, मैनेजमेंट, रिपोर्ट्स, इन सब चीज़ों का ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन करना है. ऑब्जर्व मतलब होता है, डेफिनेशन बता रहा हूँ, ये डेफिनेशन चैप्टर 4 में आएगा, पर अभी सुन लो. ऑब्जर्वेशन मीन्स लुकिंग एट अ प्रोसीजर बीइंग परफॉर्म बाय अदर पर्सन. तो ऑब्जर्व मतलब देखना, तो क्या देख रहे हो, ओपी, ऑपरेशंस एंड प्लांट मशीनरी. वैसे इंस्पेक्शन मतलब होता है रिकॉर्ड्स चेक करना. कौन से रिकॉर्ड्स चेक कर रहे हो, इंटरनल कंट्रोल, मैनुअल, मैनेजमेंट, रिपोर्ट्स. तो डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन कर रहे हो. ये जो अभी मैंने किया, ये था रैप के जो 3 प्रोसीजर्स होते हैं उनका डिटेल डिस्कशन, कि आता है एग्जाम में और हमें पता है. ठीक है. इसी में आगे बढ़ रहे हैं. रैप में अभी मटेरियलिटी अभी नहीं पढ़ना है हम लोगों को, पहले 11 में जाना है. हाँ, अब ये एक बहुत बड़ी टॉपिक है, बहुत सुंदर टॉपिक है. ये डायरेक्टली ऐसे 315 के ऊपर बेस्ड है. ऐसे 315 का नाम क्या था, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रॉमम थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एनवायरनमेंट. तो व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट द एंटिटी एंड एनवायरनमेंट. तो इन्होंने बोला बताते हैं 5 चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी है. यू वांट टू अंडरस्टैंड द एंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ रिस्क असेसमेंट. 5 चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है. वो 5 चीज़ें क्या हैं, रैन बीएफ, बॉयफ्रेंड भाग गया, याद करने में हेल्प होता है. ये रैन बीएफ नीचे डिटेल में देखो, आर एन ए बी एफ, ये लाइन से पूरा डिटेल में, और ये डिटेल में पढ़ेंगे, काम आता है. ठीक है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है. बिफोर मूविंग इनटू रैन बीएफ, बी पे फोकस करना है. रैन बीएफ का बी मीन्स बिजनेस रिस्क. बी मीन्स बिजनेस रिस्क. सुनो, कंपनी में जितने भी रिस्क हो सकते हैं बिजनेस रिलेटेड, जो भी सारे के सारे रिस्क को वेन डायग्राम में हमने प्लॉट किया. बिजनेस रिस्क. मैं सीए हूं, मुझे आपके बिजनेस रिस्क से तो मतलब नहीं है, मुझे तो मतलब है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन एफएस. नाउ रिस्क ऑफ एमएमएस, आरओएमएम, रोमम, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस रिस्क. यही तो वेन डायग्राम समझा रहा है. रोमम इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस रिस्क. अब आप अगर क्लाइंट के सामने जाके बोलोगे रोमम बताओ, तो उनको तो पता नहीं है, वो आपको बिजनेस रिस्क बता सकते हैं. तो आप बिजनेस रिस्क समझ लो, उससे अपने आप रोमम निकाल लो, किससे रोमम ये होगा. ठीक है. तो अंडरस्टैंड द बिजनेस रिस्क, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द रोमम. कॉमन सेंस कहता है कि अगर बिजनेस रिस्क बढ़ रहा है तो रोमम भी बढ़ रहा है, बिजनेस रिस्क कम हो रहा है तो रोमम भी कम हो रहा है. तो लेट्स गो टू बी, बिजनेस रिस्क. पहले रैन बीएफ का बीएफ पढ़ लेते हैं, बॉयफ्रेंड. बी, entities, objectives, strategy, business risk that may lead to ROMM. तो business risk leads to ROMM, क्योंकि business risk का एक हिस्सा होता है ROMM. ये रहा जो मैंने ऊपर डायग्राम दिखाया ना, वो इसी के ऊपर है. business risk is broader than ROMM. ROMM is a part of business risk. Understanding business risk is necessary to identify and assess ROMM. Most of the business risks have some kind of financial consequences, and so they affect financial statements and lead to ROMM. However, all business risks don't lead to ROMM. ठीक है, कुछ कुछ ऐसे भी business risk होते हैं जिनका ROMM से connection नहीं है. However, all business risks do not give rise to ROMM. तुम लोग highlighter अपने आप देख सकते हो ना. ठीक है.
ये इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल्स जो होते हैं ना, दीज आर ऑल बिजनेस रिस्क एंड दे लीड टू रोमम, इनसे रोमम पैदा होता है। जैसे इंडस्ट्री डेवलपमेंट, क्लाइंट किसी ऐसे धंधे में जहाँ इंडस्ट्री पूरा चेंज हो रहा है, तो इट विल अफेक्ट द गोइंग कंसर्न ऑफ द कंपनी, की कंपनी इस इंडस्ट्री चेंज को एडजस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इट में लीड टू गोइंग कंसर्न फेलियर, फाइनेंस लोन वोन लेना पड़ेगा, सब आ जाएगा उसमें। न्यू प्रोडक्ट में हमेशा रिस्क होता है कि कंपनी ने डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट अंडर एस्टिमेट किया हो या ओवर एस्टिमेट किया हो। बिजनेस एक्सपेंशन में भी रिस्क रहता है कि मोस्ट प्रॉब्ली डेट फंडिंग इन्वॉल्व है या इक्विटी कहीं ना कहीं इन्वेस्टर से पैसा रेस किया हो। रैन बी एफ, बी बिजनेस रिस्क हो गया। अब एफ है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मोस्ट ऑफन द मैनेजमेंट मेक्स लैविश प्रोमिसेस टू द इन्वेस्टर्स कि ये कंपनी इतना ग्रो करने वाली, उतना ग्रो करने वाली है। सो दे आर ऑलवेज अंडर अ प्रेशर टू शो गुड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एक्चुअल रिजल्ट कैसे भी हो, दे आर अंडर प्रेशर टू शो गुड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। So because of that pressure, they will try to inflate the profits of the company and show a rosy picture to the investor. उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रॉड रिस्क, उसी से पैदा होता है जब मैनेजमेंट जानबूझ के कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस को इन्फ्लेट करके दिखाना चाहता है। तो इसके लिए हमें कंपनी के ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को चेक करना चाहिए, जिससे फाइनेंशियल इंडिकेटर परफॉर्मेंसेस पता चलती हैं। नंबर 1 KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। नंबर 2 पीरियड टू पीरियड का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल Q1 ऑफ दिस ईयर एंड Q1 ऑफ द प्रीवियस ईयर कंपेयर करो। थर्ड बजट फोरकास्ट चेक कर लो। नंबर 4 क्रेडिट रेटिंग, लिस्टेड कंपनी है तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट देख लो, उससे भी पता चलता है कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है। अब पढ़ाऊंगा रैन। व्हाट डू वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द एंटिटी एंड एनवायरनमेंट। रैन BF, तो BF तो हो गया रैन। R से relevant industry factors, relevant regulatory factors and other external factors. Relevant industry factors, competition कितना है, टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है क्या, सीजनल बिजनेस है क्या। Relevant regulatory factors, अकाउंटिंग पॉलिसीज बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं बिकॉज ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इनके ऊपर जो लगने वाला लॉ या टैक्स है वो चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट इनकी इंडस्ट्री पे कोई रेगुलेशन लेके आ रहा है। अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे इंटरेस्ट रेट, डॉलर का क्या रेट चल रहा है, वो सब। रैन ए से अकाउंटिंग पॉलिसीज कम ऑन, दैट तो आई हैव टू अंडरस्टैंड। मैं अगर ऑडिट करने जा रहा हूं तो मुझे 5 चीजें जो अंडरस्टैंड करनी है, उसमें सबसे ज्यादा तो अकाउंटिंग पॉलिसी अंडरस्टैंड करनी है बिकॉज दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स द ट्रू एंड फेयर व्यू। अब है एन, नेचर ऑफ द एंटिटी। इसके अंदर 4 पॉइंट्स याद करना। याद करने के लिए निमोनिक है फोटो, FOTO, PHOTO नहीं, फोटो FOTO। F से फाइनेंस स्ट्रक्चर, मतलब डेट इक्विटी मिक्स कितना है। O से ऑपरेशंस, इनके बिजनेस ऑपरेशंस, इनके नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, नंबर ऑफ बिजनेस सेगमेंट्स, प्रोडक्ट, कस्टमर, सप्लायर, डिमांड कैसा है। T से टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इनकी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, ग्रुप कंपनीज, वो सब। O से ओनरशिप, ये प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक कंपनी है कि लिस्टेड कंपनी है, ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है। ओके सो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, है ना। What are the 5 things that you need to understand about the entity and its environment for risk assessment? 5. RAN BF, relevant industry, regulatory and other external factors, accounting policies, nature of the entity, business risk, financial performance. Now, why understanding the entity is important? It helps me making the audit plan and it helps me in identifying the risky areas where I need to put more audit work. What is understanding the entity? Explain. See notes below. Understanding the entity is a CD, continuous and dynamic process of GUA, gathering, updating and analyzing the information throughout the audit period. तो हम क्लाइंट के बारे में पहली बात तो अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, ये कभी खत्म होता नहीं, एक प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग मिलता है, फिर जैसे से आप काम करते हो योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटिटी गोज अप एंड अप एंड अप. सो इट्स अ कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, अपडेटिंग, एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द ऑडिट. दैट्स अंडरस्टैंडिंग का डेफिनेशन. सेकेंड, ये जो अंडरस्टैंडिंग मैं करता हूँ, ये जो इतना सारा मैं अंडरस्टैंड द एंटिटी कर रहा हूँ, इससे मुझे किस चीज़ में हेल्प होती है? मुझे 6 चीज़ों में हेल्प होती है. किस में? 6 चीज़ों में.
आपको मालूम है मैं बार बार प्रोफेशनल जजमेंट लगाता हूँ, तो प्रोफेशनल जजमेंट अच्छा तभी होगा व्हेन आई अंडरस्टैंड द एंटिटी बेटर. So my understanding of the entity helps me in exercising good professional judgment in these 6 areas. इन 6 areas को याद करने के लिए निमोनिक है रमेशा. आर से रोमम असेसमेंट में हेल्प होगा. ए से अकाउंटिंग पॉलिसीज चेक करने में हेल्प होगा. एम से मटेरियलिटी कैलकुलेशन में हेल्प होगा. ई से इवैल्यूएटिंग द ऑडिट एविडेंस वेदर इट इज SAAE और नॉट, उसमें हेल्प होगा. एस से स्पेशल ऑडिट एरियाज में अच्छे से आइडेंटिफाई करके चेक कर पाऊंगा. फिर ए से एनालिटिकल प्रोसीजर करने में मुझे मदद मिलेगी. सो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी हेल्प्स यू इन दीज 6 थिंग्स वेयर प्रोफेशनल जजमेंट इज रिक्वायर्ड. ओके, एक बार रमेशा का फुल फॉर्म बोल लेते हैं, यहाँ से देख लो. रमेशा, ठीक है. आर रोमम. ए अकाउंटिंग पॉलिसी. एम मटेरियलिटी. E evaluating audit evidence. S special audit areas. A analytical procedures. ये 3 illustrations हैं. ओके, ये होता है. अभी भी स्पेशल रिस्क थोड़ा सा बाकी है. बस रिस्क और रैप के अंदर ये लास्ट टॉपिक है. फिर उसके बाद हम लोग रैप से ऊपर उठ के मटेरियलिटी पे चले जाएंगे, ठीक है ना. रिस्क, ये एक फेमस क्वेश्चन है जो ICA बार बार पूछता है. Give us some examples of risks that require special audit attention. मतलब ऑडिटर को इन 6 रिस्क पे अटेंशन देना चाहिए. मैंने इसको याद करने के लिए एक निमोनिक बनाया. फुर्सत. F से फ्रॉड रिस्क. U से अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस. अनयूजुअल ट्रांजैक्शन का सर एग्जांपल, कंपनी ने करोड़ों रुपए का कंसल्टेंसी फीस दिया है MD की बहन को जो कि इतनी क्वालिफाइड भी नहीं है. ये गलत है सर, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है. अति ज़्यादा कैश में पेमेंट हो रहा है, अनयूजुअल है. बिकॉज आपको तो मालूम है हर चीज़ बैंक से पेमेंट होती है, आप कैश से क्यों पेमेंट कर रहे हो. तो दैट इज यू, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन. R रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. S सब्जेक्टिव एस्टिमेट्स. बहुत सारे अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड पॉलिसी होते हैं जिसमें सब्जेक्टिविटी है, मतलब परफेक्ट एक्यूरेट नहीं है, तो उनमें रिस्क होता है. A अकाउंटिंग डेवलपमेंट्स. AS इंड AS में कोई चेंज आ गया जो कंपनी को अफेक्ट कर रहा है. एंड T से ट्रांजैक्शंस विच आर कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन के एग्जांपल अमेलगमेशन, बार्टर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ठीक है. तो अब फिर से बोल देता हूँ. और ब्राउन कलर पढ़ो. ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर एनी ऑफ द आइडेंटिफाइड रिस्क बिलो आर सिग्निफिकेंट रिस्क बिकॉज दे रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन. फुर्सत, फ्रॉड, unusual transaction, related party transaction, subjectivity, accounting developments, transactions that are complex. Now, significant risk 2 तरह के transactions में आपको ज़्यादा पाया जाएगा. Non-routine transactions. Non-routine transactions में हमेशा रिस्क होता है, जैसे sale of fixed assets. भाई sale of goods तो नॉर्मल है, उस पर तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स होंगे कंपनी के, तो उसमें रिस्क नहीं होगा. पर जो नॉन रूटीन है, कभी कभी होता है जो ट्रांजैक्शन, उसमें इतने अच्छे कंट्रोल्स नहीं होंगे, वहाँ चोरियाँ हो सकती हैं, गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, तो उनमें रिस्क ज़्यादा होता है. नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन का एग्जांपल दो. सेल ऑफ PPE प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट. और दूसरा होता है जजमेंटल अमाउंट्स, मतलब जैसे अकाउंटिंग एस्टिमेट, जितने भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स उसमें मैनेजमेंट का जजमेंट लग रहा है, उसमें भी सिग्निफिकेंट रिस्क है. तो फिर से सिग्निफिकेंट रिस्क 2 तरह के ट्रांजैक्शंस में ज़्यादा पाया जाता है. नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस एंड जजमेंटल मैटर्स. नाउ इधर अब इन दोनों में समझाया हुआ है कि नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन में, नॉन रूटीन जो कभी कभी होता है, उसमें रिस्क हाई क्यों है. उसके 4 कारण हैं. MC², ठीक है. मैनेजमेंट का इंटरवेंशन रहता है उसमें. मैनुअल कैलकुलेशन होता है बिकॉज जो कंपनी का ऑटोमेटेड सिस्टम है वो नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन को समझता नहीं है. कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होते हैं. एंड लास्ट अगेन इनके ऊपर कंट्रोल्स होते हैं, अच्छे नहीं होते. कंट्रोल्स उन ट्रांजैक्शन पे अच्छे होते हैं जो रेगुलरली होते हैं, रेकरिंगली होते हैं, ठीक है. तो नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन के साथ 4 समस्या है. मैनेजमेंट इंटरवेंशन, मैनुअल कैलकुलेशंस, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, कंट्रोल्स आर नॉट नाइस. MC². और जजमेंटल मैटर में भी रिस्क हाई होता है, जैसे एस्टिमेट्स वगैरह में, क्योंकि मैनेजमेंट एस्टिमेट्स में उस तरह का जजमेंट लगाएगी जिस तरह का उनको प्रॉफिट या लॉस चाहिए, तो उससे रिस्क बढ़ जाता है. एक्सट्रीमली सब्जेक्टिव होते हैं. सब्जेक्टिव मतलब होता है कि उस अमाउंट का कोई प्रॉपर आधार नहीं है, जजमेंट ओरिएंटेड है. आप कुछ और बोलोगे, मैं कुछ और बोलूंगा, कोई और कुछ, तीसरा आदमी कुछ और बोलेगा. दैट कंप्लीट्स रिस्क.
सो लुक एट द बोर्ड, हमने ऑडिट रिस्क पढ़ लिया, हमने रैप और अलग अलग तरह के जो रिस्क होते हैं वो कर लिए। अब हम लोग जा रहे हैं मटेरियलिटी की ओर। मटेरियलिटी का पूरा डिस्कशन, स्टूडेंट्स को ना मटेरियलिटी थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर इस रिवीजन से तुमको सब कुछ याद आ जाएगा एंड सिंपल होगा। मैं कंसेप्ट भी बताते चलूँगा, ठीक है। तो मटेरियलिटी पे आते हैं। ये देखो मटेरियलिटी पे मैंने कुछ कॉपी नोट्स बनाए हैं विच आर गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट। बुक के अंदर मटेरियलिटी है पेज नंबर 3.7 पर, यहाँ पर ये देखो, मैं तुमको शो कर रहा हूँ एक बार। वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट 6 पेजेस। अब ये पेज नंबर 7 से 10 है ना, ये पूरा मटेरियलिटी है, 3.5 पेज का, ठीक है। तो इसको अपने रिवाइज करेंगे अभी। अब मैं मटेरियलिटी पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स आएंगे, और मटेरियलिटी में अक्सर ऐसा होता है कि रट्टा का ज्ञान कम है और कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, 2 शॉर्ट फॉर्म्स देख लो। UDMS मतलब अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट। हम लोग कितनी भी अच्छी ऑडिट कर लें, बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट सारे के सारे मिसस्टेटमेंट तो डिटेक्ट नहीं होंगे। जो नहीं डिटेक्ट होंगे उसको बोलते हैं अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट। UCMS मतलब अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। व्हेन वी डू द ऑडिट, और जो मिसस्टेटमेंट्स हमें मिलते हैं, वी एक्यूमुलेट ऑल दोज मिसस्टेटमेंट्स। SA450, SA450 में ये लिखा हुआ भी है। तो वी एक्यूमुलेट ऑल द मिसस्टेटमेंट्स एंड वी गिव इट टू द क्लाइंट फॉर करेक्शन, कि ठीक कर दो। जो वो ठीक कर देते हैं तो मिसस्टेटमेंट खत्म हो जाता है, जो वो नहीं ठीक करते हैं उसको कहलाता है UCMS, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। अब मटेरियलिटी को लेके पहले बात तो आप समझ लो कि एक बेसिक सा फॉर्मूला है, एंड दिस इज नॉट अ परफेक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला, ऐसा नहीं है। इट इज मोर ऑफ लाइक अ गाइडेंस। मटेरियलिटी की जो मदर स्टैंडर्ड है वो है SA320। कौन सा स्टैंडर्ड? SA320, ठीक है। और एक स्टैंडर्ड है SA450। 450 कम है, मेन है 320। तो 320 हमें 2 तरह की मटेरियलिटी सिखाता है, M एंड PM, मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। 450 हमें और एक सिखाता है CTT, क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ये मान के चलता है कि वी कैन नॉट चेक एवरीथिंग, और ये भी सच है कि हमारे जो यूजर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो इतने समझदार हैं कि उनको मटेरियल अमाउंट से मतलब है, उनको हर छोटी छोटी पेटी कैश से मतलब नहीं है। That is the basic thing. The entire accounts and financial statements are based on the concept of materiality. So obviously our auditing is also based on the concept of materiality. Now materiality पे मैंने कुछ notes दिए हैं, आओ देख लेते हैं। 3 तरह की मटेरियलिटी है। ये पहली 2 मटेरियलिटी M और PM, ये 320 में आती है और वो 450 में आती है। ऐसे 450 जो है ना वो चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। कंप्लीशन एंड रिव्यू नाम का जो चैप्टर है ना 7, डॉक्यूमेंटेशन के जस्ट बाद जो आता है वही वाला, उसमें ऐसे 450 आता है, क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड। अभी फिलहाल ये 2 पढ़ेंगे, M एंड PM, ठीक है। मटेरियलिटी का सीधा सीधा मतलब क्या है? 19-20 का फर्क चलता है, जिसको आम आदमी बोलता है 19-20 का फर्क। इट एक्चुअली मीन्स 5%। अरे 19 और 20 में फर्क कितने का? एक का है ना, 1/25%। तो 5% का ऊपर नीचे चलता है, इसी को हम बोलते हैं मटेरियलिटी। हम बोलते हैं मटेरियलिटी इज इक्वल टू 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, कि अगर नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी 5% ऊपर नीचे हो जाए तो शेयर होल्डर्स को कोई फर्क उतना पड़ने वाला नहीं है। इसे एक तरह से आप ये भी सोच सकते हो कि मटेरियलिटी इज इक्वल टू टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, द मैक्सिमम टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, जिससे यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन पे फर्क नहीं पड़ेगा, शेयर होल्डर का फैसला नहीं बदलेगा। तो मटेरियलिटी इक्वल टू टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट। अब यहां पर आते हैं, ठीक है। तो मटेरियलिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या है, ये देखो, M इज इक्वल टू डैश परसेंटेज ऑफ बेंचमार्क। अब ICAI ने आपके CA के प्रोफेशनल जजमेंट पे छोड़ दिया है कि उस परसेंटेज में कितना % लेना है और बेंचमार्क में क्या लेना है। बेंचमार्क चुनने के लिए 4 फैक्टर्स होते हैं कि इनको कंसिडर करके बेंचमार्क चुनो, पर एग्जैक्ट बेंचमार्क क्या है वो लिखा हुआ नहीं है। नाउ बेंचमार्क चुनने के 4 फैक्टर्स होते हैं। वीनस, ये इधर बगल में, ठीक है, फैक्टर्स फॉर आइडेंटिफाइंग अ सूटेबल बेंचमार्क। तो आंसर क्या है? वीनस, वी से। वॉलाटाइल बेंचमार्क मत लेना। टेक एन अमाउंट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो रिलेटिवली ईयर आफ्टर ईयर स्टेबल रहता है।
अगर बहुत वॉलेटाइल है तो वो नंबर नहीं लेंगे। ई से एलिमेंट ऑफ एफएस, ऑब्वियसली मटेरियलिटी इज कैलकुलेटेड इन रुपीस, तो बेंचमार्क एक अमाउंट होना चाहिए रुपीस में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही उठाया हुआ हो, ठीक है, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वीनस एन नेचर ऑफ द एंटिटी, मतलब ये जो कंपनी है ये डेट ओरिएंटेड है कि डेट इक्विटी का मिक्स है या प्योर इक्विटी ओन्ड है, कैसी है कंपनी, क्योंकि उससे पता चलता है ना कि यूजर कौन है। अगर एक कंपनी है जिसमें डेट नहीं है, मतलब फाइनेंशियल लीवरेज नहीं है, वहां सिर्फ आप शेयर होल्डर्स को देखो, और अगर कंपनी में अच्छा खासा डेट है तो आपको बैंक्स वगैरह को भी कंसिडर करना पड़ेगा कि उनको कौन सा नंबर पसंद आएगा, है ना, यूजर की इच्छा क्या, कौन है मेरा यूजर। वेणु विनस यू से यूजर अटेंशन, हम जनरली उस आइटम को लेना चाहते हैं जहां यूजर का ध्यान ज्यादा जाता है, वेयर द यूजर्स अटेंशन इज फोकस्ड, सो दैट इज वीनस। ये 4 फैक्टर्स कंसिडर करके हम एक बेंचमार्क लेते हैं। नाउ आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स, ठीक है। बेंचमार्क आप कौन से फाइनेंशियल डेटा से उठाते हो? इन्होंने बोला 4 ऑप्शन है आपके पास। प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ले सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली बात है मैं तो साल के बीच में ऑडिट स्टार्ट करता हूं, तो पिछला फाइनेंशियल का डेटा ही मेरे पास अवेलेबल होगा, करंट फाइनेंशियल तो चल रहा है अभी, तो टेक प्रायर पीरियड एफएस, टेक पीरियड टू डेट रिजल्ट। फॉर एग्जांपल अगर मुझे सितंबर एजीएम में ऑडिटर अपॉइंट किया गया है तो अप्रैल से लेके अगस्त तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अप्रैल से लेके अगस्त तक जो डेटा है उसके बेसिस पे मैं बेंचमार्क चूज कर सकता हूँ। थर्ड, अगर कंपनी ने करंट ईयर का कोई बजट या फॉरकास्ट बनाया उसको यूज कर सकते हो। एंड सबसे बेस्ट मैं बोलूंगा एडजस्टेड नेट प्रॉफिट, डोंट टेक डायरेक्ट नेट प्रॉफिट, टेक एडजस्टेड नेट प्रॉफिट, उसको नॉर्मलाइज्ड प्रॉफिट भी बोला जाता है। मान लीजिए कि आपके पिछले साल का जो नेट प्रॉफिट है ना उसमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम या एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस एक्सपेंस था, तो वो सब नहीं कंसिडर करना है। यू शुड मेक एडजस्टमेंट्स टू अराइव एट नॉर्मलाइज्ड प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स। तो दिस वन इज ग्रेट एग्जांपल, नॉर्मलाइज्ड पीबीटी फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, डिसकंटिन्यूइंग नहीं, कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, ये आप ले सकते हो एज बेंचमार्क, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला क्या था? डैश परसेंटेज ऑफ बेंचमार्क, ये देखो इधर, मटेरियलिटी इक्वल टू डैश परसेंटेज ऑफ बेंचमार्क। सबसे पहले हम बेंचमार्क चुनते हैं, उसके बाद हम परसेंटेज चुनते हैं। अब परसेंटेज का कोई तरीका नहीं है, वो आपके जजमेंट पे है। आप देखो जनरली स्पीकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 2 फिगर होते हैं जिसपे सबसे ज्यादा ध्यान जाता है, टॉप लाइन बॉटम लाइन। टॉप लाइन इज सेल्स, बॉटम लाइन इज प्रॉफिट्स, और जनरली मैक्सिमम लोग प्रॉफिट्स देखते हैं तो प्रॉफिट को लिया जाता है। हाउएवर ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार आप सेल्स को भी ले लेते हो। जैसे आज के दिन क्या हो रहा है, जितनी भी मैक्सिमम स्टार्टअप कंपनीज बोलो या पुरानी कंपनियां बोलो, वो लोग सेल्स तो उनका हजारों करोड़ में है और प्रॉफिट इन्ना मुन्ना सा दिखा रखा है। तो प्रॉफिट को बेंचमार्क नहीं मानने से बढ़िया सेल्स को बेंचमार्क मानो। अभी अभी जस्ट मैंने एक कंपनी का बैलेंस शीट देखा, 3000 करोड़ प्लस का टर्नओवर है, 3000 करोड़ प्लस का टर्नओवर, और प्रॉफिट दिखाया मात्र 41 CR। तो यार ये तो सर हमको साफ दिख रहा है कि आपका चीटिंगबाजी चल रहा है ना, कुछ ना कुछ आप लोग कुक कर रखे हो, एक्सपेंशन के नाम पे दिखा देते हो। तो कई बार क्या होता है, सेल्स को भी बेंचमार्क ले लिया जाता है। अब सोचो अगर मैं प्रॉफिट को बेंचमार्क लेता हूं और 5% मल्टीप्लाई करता हूं, कंपेयर टू दैट अगर मैं सेल्स को बेंचमार्क लेता हूं तो क्या मैं 5% लूंगा कि बहुत छोटा फिगर? छोटा। सिंस प्रॉफिट छोटा है तो परसेंटेज बड़ा है, सेल्स बड़ा फिगर है तो परसेंटेज छोटा रहेगा। सो लेट्स से यू कैन टेक 0.1% ऑफ सेल, 0.25% ऑफ सेल, लाइक दैट। ओके, ये देखो, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। इधर डिटरमाइनिंग परसेंटेज रिक्वायर्स प्रोफेशनल जजमेंट, वो जो एग्जांपल ही मैंने दिया वही है कि अगर प्रॉफिट का 5% ले रहे हो तो सेल का तो छोटा परसेंटेज होना चाहिए ताकि बराबर आ सके, ठीक है। अच्छा, ये था सर जो अभी आपने देखा ओवरऑल मटेरियलिटी, मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मटेरियलिटी। आप चाहो तो आइटम वाइज मटेरियलिटी भी निकाल सकते हो, मैं दिखाता हूँ। कम टू कॉपी दिस, CA डिटरमाइंस मटेरियलिटी, MPM, ठीक है। जनरली जो मटेरियलिटी हम निकालते हैं पूरे FS के लिए होता है। हम मानते हैं कि जैसे मेरे एग्जांपल में मैंने मटेरियलिटी बोला 1 करोड़ रुपया, लेट से कि 1 करोड़ रुपया तक का मिस स्टेटमेंट बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन हो सकता है देयर आर सर्टेन आइटम्स इन दी FS वेयर शेयर होल्डर इज वेरी सेंसिटिव, वहाँ वो 1 करोड़ बर्दाश्त नहीं करेगा, लेस अमाउंट करेगा, तो उनके लिए मटेरियलिटी अलग से निकलेगी, ठीक है। तो ऐसे ज़्यादा नहीं 2-3 आइटम्स ही होते हैं FS में जिसके लिए अलग से आप मटेरियलिटी निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सेल्स, अगर हमारे शेयर होल्डर सेल्स को लेकर सेंसिटिव है तो आप सेल्स के लिए एक अलग मटेरियलिटी निकाल सकते हो, ठीक है। M1 PM1 मटेरियलिटी ऑफ सेल्स, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी ऑफ सेल्स। ऑब्वियसली अगर आप
किसी आइटम को चेक करने के लिए मटेरियलिटी निकाल रहे हो तो वो पूरे एफएस की मटेरियलिटी से तो कम ही होगा. ओके. Materiality of the entire financial statements is obviously more than materiality of an individual item. मैं इंडिविजुअल आइटम को ABCD बोलता हूँ. अकाउंट बैलेंस, C से क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, D से डिस्क्लोजर, ABCD. मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई आइटम है उसको चेक करने के लिए आप मटेरियलिटी छोटा फिगर लेके चल रहे हो. ठीक है. अब आ जाओ इधर. सो दिस इज आवर एग्जाम्पल. मटेरियलिटी इक्वल टू 5% ऑफ नेट प्रॉफिट्स. लेट्स से हमारी कंपनी का नेट प्रॉफिट है 20 CR. तो मटेरियलिटी कितना? 5% 20 CR 1 CR. हम मानते हैं मटेरियलिटी इज द मैक्सिमम टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट दैट विल नॉट अफेक्ट द यूजर्स इकोनॉमिक डिसीजन. ना मटेरियलिटी तो आपने निकाल लिया, पर जब आप काम करोगे ना तो आप M के बदले PM यूज करोगे, स्मॉलर फिगर. ठीक है. आप क्यों मानोगे कि शेयर होल्डर 1 करोड़ बर्दाश्त कर रहा है? आप ये सोच के चलो कि नहीं और कम बर्दाश्त कर रहा है ताकि मेरी ऑडिट और अच्छी हो. तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इज द एक्चुअल मटेरियलिटी दैट यू यूज फॉर परफॉर्मिंग द ऑडिट एंड दिस अमाउंट इज ऑलवेज लोअर देन मटेरियलिटी. ठीक है. तो हमने एग्जाम्पल में क्या ले लिया? PM इज इक्वल टू 75% ऑफ M. M कितना था? 1 करोड़. तो PM कितना है? 75 lakhs, अ स्मॉलर नंबर. ठीक है. बिकॉज आपको ना एक मालूम है कि मुझे इनका कोटा भी तो छोड़ना है ना. मेरे ऑडिट करने के बाद भी कंपनी के एफएस में 2 प्रकार का MMS तो रहेगा ही रहेगा. कौन सा वाला? अनडिटेक्टेड, जो मैं ढूंढ नहीं पाया. अनकरेक्टेड, जो इन नालायकों ने ठीक नहीं किया मैनेजमेंट ने. तो टू इंश्योर कि ये अमाउंट मटेरियलिटी से कम हो, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नहीं हो, ये कम हो, इसलिए हम और सेफ्टी के लिए छोटा मटेरियलिटी लेके चलते हैं. यानी कि वी बिलीव दैट शेयर होल्डर 1 करोड़ भी क्यों 75 लाख की बर्दाश्त करेगा. प्रैक्टिकली ये मटेरियलिटी के फिगर कहाँ काम आते हैं? जो ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना जिससे हम काम करते हैं उनमें मटेरियलिटी का फिगर फीड करना पड़ता है ताकि वो लोग सैंपल निकाल के दें. तो वहाँ पे फिगर चाहिए आपको, तो वो सॉफ्टवेयर हमेशा आपसे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी मांगेगा. ठीक है. मटेरियलिटी जो भी आप कैलकुलेट करो ऑडिट मैनेजर या ऑडिट पार्टनर अप्रूव करते हैं. अच्छा, एक बार जो मटेरियलिटी आपने कैलकुलेट कर ली ये बदल भी सकता है फ्यूचर में. इट इज़ नॉट गोइंग टू रिमेन कॉन्स्टेंट, ये बदल सकता है. इट डिपेंड्स ऑन ऑडिटर्स जजमेंट, इट इज़ नॉट एन एग्जैक्ट फॉर्मूला. अब मटेरियलिटी 2 लेवल पे होता है, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर ABCD लेवल, मतलब इंडिविजुअल आइटम का मटेरियलिटी. एक बार के लिए मेरे फिगर्स को लेकर चलना. लेट्स से हमारे क्लाइंट में मटेरियलिटी कितना है? 1 करोड़ और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कितना है? 75 lakhs. ठीक है. 1 करोड़ मटेरियलिटी का मतलब है कि शेयर होल्डर मुझे लगता है कि 1 करोड़ का मिसस्टेटमेंट बर्दाश्त कर लेगा टोटल एफएस में. टोटल एफएस में कितना बर्दाश्त कर लेगा? 1 करोड़. लेकिन मुझे लगता है आवर शेयर होल्डर्स आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स सेल्स. सेल्स में वो 40 लाख से ज़्यादा का मटेरियलिटी बर्दाश्त नहीं करेंगे. तो मैं मटेरियलिटी ऑफ सेल्स अलग से निकालूंगा. मटेरियलिटी ऑफ ओनली सेल्स, मतलब सेल्स को चेक करते वक्त मैं ये फिगर नहीं लूंगा, मैं सेल्स वाली मटेरियलिटी लूंगा. तो वहाँ मैं सेल्स को चेक करने के लिए मैंने अलग से मटेरियलिटी निकाला. मटेरियलिटी M इज इक्वल टू 0.1% ऑफ सेल्स. लेट्स से इट कम्स टू 40 लाख रुपीज़. ठीक है. तो सेल्स को चेक करने के लिए मटेरियलिटी होगा 40 lakhs और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी होगा 30 lakhs. ऐसे तो 2 लेवल पे मटेरियलिटी होता है. ओके. ये देखो एफएस लेवल वाली मटेरियलिटी कंपलसरी है निकालना. आइटम वाली मटेरियलिटी कंपलसरी नहीं है, ये आपके जजमेंट पे. अगर आपको लगता है कि आवर शेयर होल्डर्स वांट लोअर मटेरियलिटी अमाउंट फॉर सर्टेन आइटम्स, 1-2 आइटम्स, तो उनके लिए अलग से निकाल लो, वरना ये ज़रूरी नहीं होता. ठीक है. अब ये थोड़ा सा एग्जाम में क्वेश्चन टाइप आता है, तो ये पता होना चाहिए. फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी. नंबर 1, मटेरियलिटी में बी डिटरमाइंड इंडिविजुअली, एक आइटम का अलग से, या एग्रीगेट. तो एग्रीगेट एफएस के हिसाब से निकलता है और 2-3 आइटम का आप अलग से इंडिविजुअली निकाल सकते हो. सेकेंड, मटेरियलिटी सिर्फ अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, इट हैज क्वालिटेटिव डिमेंशंस एज वेल. ठीक है. कभी कभार क्या होता है, कोई छोटा एक्सपेंस है, छोटा खर्च है, भले ही अमाउंट छोटा है पर वो इंपॉर्टेंट है. जैसे पेनल्टी पेड, तुम लोग सुनते हो ना इनकम टैक्स में, पेनल्टी पेड फॉर वायलेशन ऑफ लॉ, एड बैक करो. क्योंकि पेनल्टी भले ही अमाउंट कम था पर ये दिखाता है कि कंपनी में लीगल वायलेशंस होते हैं. तो क्वांटिटी के साथ क्वालिटेटिव डिमेंशंस भी होते हैं. थर्ड, कभी कभी इनसिग्निफिकेंट आइटम्स भी मटेरियल हो सकते हैं. नंबर 4, हो सकता है कुछ आइटम्स का जो मिस स्टेटमेंट है वो करेंटली मटेरियल नहीं है पर फ्यूचर में मटेरियल हो जाएगा. नंबर 5, समटाइम्स मटेरियलिटी इज गिवन इन लॉ. आई विल गिव यू 3 एग्जांपल्स. बड़े क्लास में आता है, सिलेबस में भी है. सेक्शन नंबर 197, कंपनी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
एंड KMP को कितना रेम्यूनरेशन दे सकती है, इसकी लिमिट 1%, 3%, 5%, 10%, 11% सेक्शन नंबर 197 में लिखी हुई है। तो वहाँ पे मटेरियलिटी का फिगर वही है जो लॉ बोलता है। सेकेंड एग्जाम्पल आई गिव यू, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। 10% के ऊपर अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ता है, तो वहाँ खुद मटेरियलिटी लॉ में लिखा है। थर्ड एग्जाम्पल, डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 का डिवीजन 1 AS वाले कंपनीज के लिए, इंडेस वालों के लिए डिवीजन 2 है, NBFCs के लिए डिवीजन 3 है। तो तुम लोग के में यही नाम आएगा, डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3। उसमें साफ लिखा हुआ है वो एक्सपेंडिचर्स या वो इनकम जिनकी वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू हायर ऑफ 1% ऑफ रेवेन्यू और 1 लाख रुपीज, उसको हम मटीरियल आइटम मानेंगे और अलग से डिस्क्लोज करेंगे। तो यानी इनके हिसाब से मटेरियलिटी का सीधा सीधा अमाउंट है M इज इक्वल टू 1% ऑफ सेल्स। देखो पढ़ो, बोलता 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ 1 लाख रुपीज विच एवर इज हायर, उसको आप मटेरियल आइटम मानोगे, एक्सपेंस या इनकम को और अलग से डिस्क्लोज करोगे। तो कानून डिवीजन 1 शेड्यूल 3 तो कंपनी लॉ से निकला है ना, तो लॉ खुद आपको मटेरियलिटी का हिंट दे रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है, ब्लैक कलर में प्लीज याद रखना। मटेरियलिटी डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द मिसस्टेटमेंट, नेचर ऑफ द मिसस्टेटमेंट, मतलब फ्रॉड है कि एरर है, और बोथ। ठीक है, मिसस्टेटमेंट्स नंबर, ये 3 डायलॉग है, याद करना हम लोग को। नंबर 1, misstatements are material if they individually or in aggregate could affect the user's economic decision. Number 2, judgments about materiality depend on size of the misstatement, nature of the misstatement or a combination. Number 3, materiality निकालते वक्त आपको यूजर का ख्याल रखना है कि यूजर किस चीज को लेके सेंसिटिव है। नाउ कंपनी में हैव लॉट ऑफ यूजर्स, बट हमको वाइड वैरायटी ऑफ यूजर्स कंसिडर करने हैं। हमको किसी स्पेशल यूजर के बारे में नहीं सोचना है कि बैंक वाले क्या चाहते हैं। हमको हमारे वाइड वैरायटी ऑफ यूजर्स कौन होते हैं, हमारे शेयर होल्डर्स। जनरल 2 तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, GPFS, SPFS। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड टू मीट द कॉमन इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ यूजर्स। तो हम उन वाइड वैरायटी ऑफ यूजर्स के हिसाब से मटेरियलिटी निकालते हैं, किसी स्पेशल यूजर के हिसाब से नहीं निकालते हैं। ठीक है, ये वाला अलग से क्वेश्चन आ सकता है। आप यूजर को मूर्ख मत समझो। ठीक है, मूर्ख MURK मतलब याद आएगा निमोनिक के लिए। आप ये मान के चल सकते हो कि आपका जो यूजर है knowledgeable है, he knows about the business and the entity, he also has a knowledge about the concept of materiality, he makes reasonable economic decisions, rational है, सोच समझ के फैसले लेता है, and वो भी समझता है कि अकाउंट्स के अंदर बहुत सारे अमाउंट्स है जिसमें अनसर्टेनिटी होता है, जैसे एस्टिमेट्स। तो आप you can take the following 4 assumptions about the users while calculating materiality. मूर्ख, नंबर 1 M से वो मटेरियलिटी समझता है, वो अनसर्टेनिटीज इन सर्टेन अमाउंट्स, एस्टिमेट्स वगैरह समझता है, वो रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजंस देता है, वो नॉलेजेबल है अबाउट द बिजनेस एंड इंडस्ट्री। अब परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सिंपल है। सेफ्टी के लिए हम सोचते हैं कि बंदा 1 करोड़ भी क्यों, 75 लाख का ही मिस स्टेटमेंट टॉलरेट करेगा। सो डेफिनेशन याद करना, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इज एन अमाउंट सेट बिलो मटेरियलिटी सो दैट द एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट का टोटल शुड नॉट एक्सीड मटेरियलिटी। ये 2 अमाउंट्स UCMS एंड UDMS शुड नॉट एक्सीड मटेरियलिटी। ठीक है, इसीलिए आप छोटा फिगर लेके और कंजर्वेटिव होकर ऑडिट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट इधर आइटम वाइज मटेरियलिटी भी आप निकाल सकते हो, पर ये मैं बोला ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो मटेरियलिटी M और PM निकलता है। हेलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो M और PM निकलता है, पर किसी इंडिविजुअल आइटम का M PM जल्दी से निकलता नहीं है। वो अगर आपको लगता है कि वहाँ पे द यूजर विल बी अफेक्टेड बाय लेसर अमाउंट ऑफ मिस स्टेटमेंट, तब निकालना पड़ता है। तो ये ऑप्शनल होता है, 1 या 2 आइटम निकाल सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि क्या मुझे किसी स्पेसिफिक आइटम की अलग से मटेरियलिटी निकालनी है। बिल, बिजनेस एस्पेक्ट, इंडस्ट्री, लॉ। फैक्टर्स दैट इंडिकेट कि ऐसे FS आइटम्स के लिए अलग से मटेरियलिटी निकालनी चाहिए। B, बिजनेस एस्पेक्ट, I, इंडस्ट्री, L, लॉ। ओके, अच्छा, क्या ये मटेरियलिटी और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का फिगर जो आप निकालते हो कांस्टेंट होता है? नहीं सर, ऑडिट के 3 स्टेज होते हैं, प्लानिंग, परफॉर्मेंस, रिपोर्टिंग। तो प्लानिंग स्टेज में हमने जो मटेरियलिटी कैलकुलेट की थी, प्लानिंग स्टेज में ज़रूरी नहीं है कि आगे जाते वही रहेगी, बिकॉज ऑफ CNA, कैन।
बिकॉज ऑफ कैन, सी से सर्कमस्टांसेस चेंज्ड, ए से ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटिटी चेंज्ड, एन से न्यू इंफॉर्मेशन. Because of these things, my strategy changes, my plan changes, my materiality changes, my performance materiality changes. तो materiality needs revision in these cases. अब यहाँ पे मैं एक important चीज़ बोलना चाहता हूँ, danger, ठीक है. materiality का मतलब क्या है? बहुत जन को ये concept ना थोड़ा सा hard लगता है समझना. materiality का मतलब है 1 करोड़ रुपया, suppose for example, कि मेरे शेयर होल्डर मैक्सिमम 1 करोड़ का मिसस्टेटमेंट टॉलरेट करेंगे. दैट इज मटेरियलिटी, दैट इज व्हाट यू बिलीव. ओके, 1 करोड़ का. द थिंग इज दैट व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ माय ऑडिट एंड आई कैलकुलेटेड मटेरियलिटी, आई हैड सर्टेन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रिस्क इन द कंपनी. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई ऑडिट आई फाउंड आउट दैट द रिस्क इज हायर, और ज़्यादा रिस्क है. व्हेन द रिस्क इज हायर, दैट मीन्स आई हैव टू डू मोर, आई हैव टू डू मोर फैप, आई हैव टू चेक मोर, बिकॉज माई शेयर होल्डर इज सेंसिटिव. तो वहाँ पर जब रिस्क ज़्यादा होता है तो शेयर होल्डर 1 करोड़ का मिस स्टेटमेंट टॉलरेट नहीं करेगा, वो और कम का टॉलरेट करेगा. यानी मटेरियलिटी विल बी लोवर्ड. मैं जो 1 करोड़ देके चला था मैं उसको और नीचे लाऊंगा. मैंने निकाला था इनिशियली 5% ऑफ नेट प्रॉफिट्स, अब मैं लूँगा 4% ऑफ नेट प्रॉफिट्स, 80 लाख लेके चलूँगा. मटेरियलिटी कभी भी कम होता है तो इसका मतलब क्या है कि शेयर होल्डर की टॉलरेंस लिमिट कम हो रही है, मतलब रिस्क बढ़ रहा है, और मेहनत करो. सो इफ द मटेरियलिटी लेवल रिक्वायर्स लोअरिंग, इट मीन्स आपको अपना फैप फर्दर ऑडिट पोजीशन बढ़ाना पड़ेगा. परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कम होगा, रिस्क बढ़ेगा. मटेरियलिटी विल कम डाउन तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी विल कम डाउन, ऑल्सो रिस्क बढ़ गया और ज़्यादा फैप करना पड़ेगा. मटेरियलिटी और रिस्क के बीच में ना एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है. रिस्क अगर ज़्यादा है तो टॉलरेंस कम है, मटेरियलिटी कम है. रिस्क अगर कम है तो यू कैन कीप हाई मटेरियलिटी. ये देखो ज़रा समझाने के लिए मैंने एक लिखा है तुम लोग के लिए. रिस्क अगर हाई है तो शेयर होल्डर की टॉलरेंस कम है, टॉलरेंस कम मतलब मटेरियलिटी कम, वाइस वर्सा. मटेरियलिटी का ये कॉन्सेप्ट कब काम आता है सर? थ्रू आउट द ऑडिट, प्लानिंग स्टेज, परफॉर्मेंस स्टेज, रिपोर्टिंग स्टेज, हर वक्त काम आता है. एक ट्रू एंड फॉल्स का इलस्ट्रेशन है कि मटेरियलिटी इज यूजफुल ओनली एट द टाइम ऑफ प्लानिंग. नहीं सर, हमेशा थ्रू आउट द ऑडिट मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट काम आता है. तो दैट वाज मटेरियलिटी ऐसे 320. नाउ इधर देखो, हमने अब तक ये 1 घंटा प्लस हो चुका मुझे पढ़ाते हुए, रिवाइज कराते हुए. 3 कंसेप्ट खाली पढ़ाए, मुश्किल से आई डोंट रिमेंबर हाउ मेनी पेजेस, मे बी 14 पेजेस और समथिंग. ऑडिट रिस्क हो गया, रैप हो गया, मटेरियलिटी हो गया. अब मैं जाने वाला हूँ इंटरनल कंट्रोल्स में. बड़ा टॉपिक है ये, 10 पेज का टॉपिक है. इंटरनल कंट्रोल्स पर अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटरनल कंट्रोल्स, रिस्क हो गया ना, चैप्टर का नाम क्या था? रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल. तो अब हम आ गए इंटरनल कंट्रोल में, तो अब इंटरनल कंट्रोल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है. इंटरनल कंट्रोल के ऊपर बहुत सारा ज्ञान है, अराउंड 10 पेजेस का ज्ञान है, विच आई हैव टू डिस्कस विथ यू. इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, पेज नंबर 13. ये यहाँ से स्टार्ट हो गया इंटरनल कंट्रोल एंड इट विल रन टिल 10 पेजेस. ओके, स्टार्ट करते हैं इंटरनल कंट्रोल. इंटरनल कंट्रोल रिवाइज करने के पहले बता दूं, इट्स अ लॉन्ग टॉपिक, अराउंड 10 पेजेस. और इंटरनल कंट्रोल को एक बार में फटाक से रिवाइज करने के लिए मैंने एकदम सुपर टाइट कॉपी नोट्स दिखाए थे. तो लेट्स गो टू कॉपी नोट्स. ओके, ये आ गया मैं. व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल? 10 पॉइंट से पूरा क्लियर हो जाएगा. नंबर 1, इंटरनल कंट्रोल PDC प्रिवेंट्स, डिटेक्ट्स एंड करेक्ट्स मिस स्टेटमेंट. वो मिस स्टेटमेंट को होने नहीं देता, हो गया तो पकड़ लेता है और रेक्टिफाई करता है. इंटरनल कंट्रोल रिड्यूसेस रिस्क. इंटरनल कंट्रोल रिड्यूसेस बिजनेस रिस्क, और बिजनेस रिस्क कम होगा तो इट विल इवेंचुअली रिड्यूस रिस्क ऑफ MMS. ROMM इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस रिस्क. ये एक मैट्रिक्स है, इसको बोलते हैं रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स. क्या होता है कि एक एक इंटरनल कंट्रोल जो कंपनी में लगता है ना, वो ज़रूरी नहीं कि वो एक ही रिस्क को एड्रेस करे, वो मल्टीपल रिस्क को एड्रेस कर सकता है. इन दिस डायग्राम कंट्रोल 1 C1 इट एड्रेसेस एंड रिड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ रिस्क, R1 एंड R3, दोनों को कम करता है. वैसे ही कई बार ऐसा भी होता है कि एक रिस्क को कम करने के लिए एक कंट्रोल काफ़ी नहीं है, आपको 2-3 कंट्रोल चाहिए. अब इसी में देख लो R3 को फॉर एग्जांपल, रिस्क 3 को रिड्यूस करने के लिए कितने कंट्रोल चाहिए? नीचे देखो टिकमा कहाँ कहाँ पर है, C1, C3, C5, 3 कंट्रोल्स चाहिए.
अब ऐसा हो सकता है कि एक रिस्क को कम करने के लिए 3 कंट्रोल चाहिए और उसमें से एक हो मास्टर इंटरनल कंट्रोल, तो C1 सपोज मास्टर कंट्रोल है और बाकी दोनों कंट्रोल्स जो तुम देख रहे हो C3 या C5 वो है कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल्स जो C1 को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। नंबर 6, लाइकली दो रिस्क को हम लोग ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, कंट्रोल्स और रिस्क को। एक्स एक्सिस पे मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क, मतलब अगर ये रिस्क हो गया तो कितना डैमेज होगा, एंड वाई एक्सिस पे लाइकलीहुड ऑफ दैट रिस्क के होने के चांसेस कितने हैं। अब जो वहाँ पे रेड कलर तुमको दिख रहा है ना, इसके मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है और लाइकलीहुड भी ज़्यादा है, तो ये सीरियस रिस्क है, सिग्निफिकेंट रिस्क है। कारा company may have thousands of controls, all of them are not relevant to audit. We have to identify and test those controls which are relevant to audit. तो control activities relevant to audit are called CARA in short, ठीक है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे कंपनी के अंदर 1000 इंटरनल कंट्रोल है, ठीक है, लेकिन उसमें से 200 कंट्रोल रोमम के लिए और 800 कंट्रोल बिजनेस रिस्क के लिए है, तो मेरा वास्ता किससे होगा, इस 200 कंट्रोल से होगा ना जो रोमम को रिड्यूस करते हैं। कारा controls that prevent, detect, correct misstatement. Example, all the internal controls, almost all the internal controls on the financial reporting process, FR process of the company are relevant to audit and therefore CARA, ठीक है। ये देखो वेन डायग्राम, कारा इंक्लूड्स इकोफर, इकोफर मतलब ये इकोफर ICI का शॉर्ट फॉर्म है, इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सो ऑल द इकोफर इज कारा, बट कारा में हैव एक्स्ट्रा ऑल्सो। ज़रूरी नहीं है कि कारा इज एग्जैक्टली इक्वल टू इकोफर, कहने का मतलब कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जो कंट्रोल्स है केवल वही कारा है, नहीं, कभी कभी ऑपरेशनल कंट्रोल्स होते हैं ना वो भी रेलेवेंट टू ऑडिट होते हैं। सारे ऑपरेशनल कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट नहीं है, पर कुछ कुछ ऑपरेशनल कंट्रोल्स भी रेलेवेंट टू ऑडिट होते हैं। इधर देखो, यूजुअली द एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल कंट्रोल्स आर नॉट रेलेवेंट टू ऑडिट। जैसे एक एयरलाइन कंपनी अपने फ्लाइट शेड्यूल के ऊपर बहुत टाइट कंट्रोल एक्सरसाइज करती होगी ताकि पैसेंजर्स सही टाइम पे पहुंचे, दैट्स एन ऑपरेशनल कंट्रोल दैट इज नॉट रेलेवेंट टू ऑडिट। हाउएवर कभी बार रेलेवेंट हो सकता है, जैसे अगर लॉ बोले तो फॉर एग्जांपल बैंक ऑडिट, बैंक ऑडिट पे हम जाएंगे तो वहाँ पे हमको RBI की गाइडलाइंस का कंप्लायंस चेक करना पड़ेगा। नाउ दैट इज ऑपरेशनल कंट्रोल, बट क्योंकि ये नियम है कि स्टैट ऑडिटर जो बैंक ऑडिट पे है उसको ये सब चेक करना पड़ता है, तो वहाँ पर दोज कंप्लायंसेस एंड कंट्रोल्स विल बिकम रेलेवेंट टू ऑडिट, ठीक है। कंट्रोल दो प्रकार के होते हैं, मैनुअल कंट्रोल एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल। मैनुअल कंट्रोल इनकंसिस्टेंट होता है, प्रोन टू ह्यूमन एरर होता है, 24/7 ऑपरेट नहीं करता, रिलायबल भी नहीं होता। इसके विपरीत ऑटोमेटेड इंटरनल कंट्रोल सिर्फ अच्छा ही अच्छा होता है, ओके। एक और अच्छी बात है, जब आप मैनुअल कंट्रोल्स को चेक करते हैं, सपोज ये ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ये जून मंथ है, जब मैं जून में मैनुअल कंट्रोल्स को चेक करता हूँ तो इट गिव्स मी सेटिस्फैक्शन एंड एविडेंस ओनली फॉर जून मंथ। इट डजेंट गिव मी एनी सेटिस्फैक्शन कि द कंट्रोल वॉज ऑपरेटिंग थ्रू आउट द ईयर, बिकॉज वो मैनुअल है। ऑटोमेटेड कंट्रोल में कंसिस्टेंसी होती है, जैसा आज वैसा कल, उसमें मूड स्विंग नहीं होते, उसके परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट होते हैं। तो ऑटोमेटेड कंट्रोल को आप कभी भी चेक करोगे तो इट विल बी रेलेवेंट थ्रू आउट द ऑडिट। मान लिया जाएगा कि अभी काम कर रहा है मतलब 12 महीना काम कर रहा है, ठीक है। ये लाइन एक बार पढ़ लेनी चाहिए हम लोगों को। CA tests manual control in June month. It does not provide evidence that the internal controls operated effectively throughout the year. The test only provides evidence that the control was operating at that point of time. CA tests automated controls. Since automated controls are consistent, this test provides evidence that the controls operated effectively throughout the year. ये कुछ कंट्रोल्स के ऊपर ज़बरदस्त फ्लो चार्ट थे, आओ देखते हैं। अब बुक से करेंगे कंट्रोल्स, यहाँ से थोड़ा डेफिनेशन। इट इज़ अ प्रोसेस। व्हाट इज़ इंटरनल कंट्रोल? जिस चीज़ को आम आदमी सिस्टम या प्रोसेस बोलता है, हम लोग उसको इंटरनल कंट्रोल बोलते हैं। सो इंटरनल कंट्रोल इज़ अ प्रोसेस डिजाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय मैनेजमेंट, TCWG एंड पर्सोनेल टू प्रोवाइड अश्योरेंस अबाउट सफल स्मूथ ऑपरेशंस, अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एडिक्वेटली, fraud is prevented, assets are protected and safeguarded, legal compliances is done। तो ये पांचों चीज़ को लेके इंटरनल कंट्रोल आपको अश्योरेंस देता है। अब इंटरनल कंट्रोल के ना बेनिफिट्स क्या हैं? वाई शुड आई अंडरस्टैंड इंटरनल कंट्रोल? बिकॉज इट हैज़ 3 बेनिफिट्स, MRF, M, मिस स्टेटमेंट, R, ROMM, F, FAP।
इंटरनल कंट्रोल समझते हैं तो पता चलता है कंपनी में कैसे कैसे मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं, फ्रॉड की वजह से या एरर की वजह से, रिस्क कितना है, एंड अकॉर्डिंगली मुझे फैप यानी रिस्पॉन्स कितना करना पड़ेगा। व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल? 6 इनहेरेंट लिमिटेशंस है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद करने के लिए हम लोग बोलेंगे होली कैमल। एच, ह्यूमन जजमेंट, क्योंकि कंट्रोल्स में कभी कभार जो मैनुअल एलिमेंट होता है वहाँ ह्यूमन जजमेंट लगता है और ह्यूमन से एरर हो सकती है, तो दैट्स द लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल, एच। ओ से ओनली इट कैन गिव यू ओनली रीजनेबल अश्योरेंस एंड नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस। एल से लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कई बार क्या होता है एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग नहीं होती है तो उन्हें कंट्रोल का मकसद भी समझ में नहीं आता और कंट्रोल फॉलो करना भी समझ में नहीं आता कैसे करना है, तो वहाँ पे आप उनकी ट्रेनिंग करो। होली हो गया, अब कैमल। सी से कॉल्यूजन, वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंटरनल कंट्रोल इज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, काम डिवाइड कर दो, लेकिन जिनमें आपने काम डिवाइड किया ये सोच के कि चोरी नहीं होगी, वही अगर आपस में कॉल्यूजन कर ले, मिली भगत कर ले, तो फिर कंट्रोल गया काम से, तो कॉल्यूजन। कैमल, एम से मैनेजमेंट्स जजमेंट, कंट्रोल कौन डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट कर रहा है? मैनेजमेंट, तो ये काफ़ी हद तक मैनेजमेंट के जजमेंट पे डिपेंड करता है कि हाउ मच रिस्क दे वांट टू रिड्यूस एंड हाउ मच रिस्क दे आर रेडी टू अज्यूम। सिमिलरली कंट्रोल से उनको किस लेवल का सेटिस्फैक्शन चाहिए। बेसिक बात बोलूँ ना, सच्ची सच्ची तो पैसे की बात है, बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस, कितना बढ़िया कंट्रोल लगाएंगे उतना कॉस्ट बढ़ेगा, बेनिफिट बढ़ेगा, तो किस लेवल पर जाकर हमें रुकना है, तो मैनेजमेंट विल डू अ बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस। एंड लास्ट एल से लिमिटेशन इन स्मॉल कंपनीज, स्मॉल कंपनीज में सर प्रॉपर फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम्स नहीं होते, पर वहाँ एक कॉम्पनसेटरी चीज़ होती है कि जो मालिक होता है ना, ओनर, ही और शी हिमसेल्फ इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस, तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। अब ये एक बड़ी जादुई टॉपिक है, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। 5 कंपोनेंट्स है, आराम से समरी चार्ट की तरह यहाँ से याद हो जाएगा। द फर्स्ट कंपोनेंट इज कंट्रोल एनवायरनमेंट, एंटिटीज रैप, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंट्रोल एक्टिविटी, मॉनिटरिंग। इन पांचों में ये है असली कंट्रोल। कंट्रोल एक्टिविटीज इज द रियल इंटरनल कंट्रोल। ये पांचों कंपोनेंट में से यही असली कंट्रोल है, बाकी 4 इसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। नाउ सबसे पहले क्या है? कंट्रोल एनवायरनमेंट। याद करने के लिए बोलेंगे कोका कोला, कोका कोला। सी, कंपनी की जो TCWG मैनेजमेंट है, दे विल क्रिएट अ कल्चर ऑफ ऑनेस्टी इन द कंपनी, कॉन्स्टेंट ओवरसाइट बाय द TCWG। फिर कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए एंड एक्शन, जब कोई भी एम्प्लॉय कुछ गलत करे तो एक्शन लो ताकि सबको एक लेसन मिले। सो एक कल्चर क्रिएट होना चाहिए कंपनी में, दैट्स कॉल्ड कंट्रोल एनवायरनमेंट। एंटिटीज रैप, एंटिटी का रैप, मेरा रैप नहीं, कंपनी अपने बिजनेस रिस्क को असेस करते रहती है। कोई भी कंपनी जब लगातार अपने बिजनेस रिस्क को असेस करेगी तभी तो उसको रिड्यूस करने के लिए कंट्रोल डिज़ाइन करेगी ना। तो एंटिटीज रैप का मकसद होता है टू रिड्यूस बिजनेस रिस्क। अब इसके 4 स्टेप्स होते हैं, मैं बोलता हूँ उल्टा ऑफ आलसी, ALSI, उल्टा कर दो इसको, ठीक है, ऐसे। इसला, I, identify the business risk, significance of the business risk, likelihood of occurrence of the risk and action to be taken। तो ये है 4 स्टेप्स, ओके। रिस्क कब बढ़ जाता है कंपनी में? जब भी कुछ चेंज होता है, चाहे क्लाइंट का बिजनेस वॉल्यूम चेंज हो गया, इंडस्ट्री चेंज हो गया, नेचर ऑफ द बिजनेस चेंज हो गया, लॉस चेंज हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चेंज हो गया, समथिंग लाइक दैट हैपेंस, देन वी से दैट रिस्क बढ़ रहा है। और कंपनी अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करके एड्रेस करते रहती है हमेशा। थर्ड, इंफॉर्मेशन सिस्टम इज द ब्लड लाइन ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। आज के दिन बिना इंफॉर्मेशन सिस्टम कोई कंपनी काम नहीं कर सकती, चाहे ई कॉमर्स हो चाहे ट्रेडिशनल कॉमर्स हो। नाउ इंफॉर्मेशन सिस्टम के 5 कंपोनेंट्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसेसेस, डेटा। ये 5 चीज़ों से मिलकर बनता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। नाउ वी आर स्पेसिफिकली कंसर्न्ड विद द इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलेवेंट टू FR। कंपनी में बहुत सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हो सकता है, सेल्स का, परचेज का, अलग अलग डिपार्टमेंट का, बट आई एम कंसर्न मोर विथ FR। थर्ड, कम्युनिकेशन। एक बार अगर कंपनी इकोफर डिज़ाइन कर ले, इट शुड बी कम्युनिकेटेड। कंट्रोल एक्टिविटीज़, इन्होंने कंट्रोल्स के 4 सबसे ज़बरदस्त एग्जाम्पल दिए, याद करने के लिए बोलेंगे पेप्सी। परफॉर्मेंस रिव्यू, जैसे बजट, बजट इज़ अ टाइप ऑफ परफॉर्मेंस रिव्यू कि क्या बजट बनाया था, क्या एक्चुअल रिजल्ट्स आए।
physical controls for safeguarding, protecting the assets. S, segregation of duties, and I, information processing. 4 control activities. पेप्सी, मॉनिटरिंग. देखो समय के साथ साथ रिस्क चेंज होता है, तो आपको कंट्रोल्स को भी अपडेट करना पड़ेगा. इसी प्रक्रिया को बोलते हैं मॉनिटरिंग. मॉनिटरिंग इज द प्रोसेस टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स एंड टेकिंग रेमेडियल एक्शन. नाउ मॉनिटरिंग 2 तरह से होता है. ऑनगोइंग एक्टिविटी, जैसे मैनेजमेंट सुपरवाइज कर रहा है, किसी कस्टमर का कंप्लेंट आया तो पता चला क्या गड़बड़ है. सेपरेटली भी आप इंटरनल कंट्रोल मॉनिटर कर सकते हो. जैसे इंटरनल ऑडिट करवा लो तो इंटरनल ऑडिटर अलग से इवैल्यूएट करके बताएगा कि आपके कंट्रोल्स में क्या क्या कमी है. अब इस डायग्राम की सहायता से तुमने कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल एक बार मास्टर रिवीजन कर लिया. अब थोड़ा अंदर से भी देखेंगे, ठीक है. सबसे पहली टॉपिक कौन सी थी? पहला कंपोनेंट कंट्रोल एनवायरनमेंट. इसके अंदर ये 7 एलिमेंट्स पे क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट आर द 7 एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट इटसेल्फ? कंट्रोल के 5 कंपोनेंट, उसमें से एक है कंट्रोल एनवायरनमेंट. कंट्रोल एनवायरनमेंट के खुद के 7 एलिमेंट्स हैं. याद करने के लिए माई सी ए होप, एम मैनेजमेंट फिलॉसफी, ये रहा लिखा हुआ है, मैनेजमेंट फिलॉसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल. माई सी ए, सी से कमिटमेंट एंड कॉम्पिटेंस, ए से असाइनमेंट डेलीगेशन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एच से ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी ऑफ द कंपनी, ओ से organizational structure, P से participation by those charged with governance, and E से ethics and transparency, this one. ठीक है. So these are the 7 elements of control environment. तुम खाली क्या करना, ये 7 पॉइंट्स याद कर लो. माई सी ए होप बोल के 7 पॉइंट याद कर लो. अंदर का लिखने के बजाय तुम ये कोका कोला का यूज़ कर लेना. कोका कोला को यूज़ करके एक्सपैंड कर देना. नेक्स्ट, एंटिटीज रैप में 4 स्टेप्स होते हैं. आलसी का उल्टा ऐसे, इसला, आइडेंटिफाई रिस्क, सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क, लाइकलीहुड ऑफ रिस्क, एक्शन टू एड्रेस द रिस्क. ठीक है. इंफॉर्मेशन सिस्टम के 5 कंपोनेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसेस, डेटा. अब ये थोड़ा एग्जाम में आने वाला बहुत हॉट क्वेश्चन है. मैं इसके लिए एक निमोनिक बता देता हूँ तो थोड़ा ईजी हो जाएगा. ठीक है. CPA CFC. See, I am more concerned with information system relevant to FR. So information system जिससे अकाउंट्स या FR बनता है, उसमें ये 6 खूबियाँ होती हैं. CPA CFC. पहला C, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, कि वो सारे इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड करता है. CPAP से procedures through which transactions are initiated, recorded, stored and transferred to ledger. CPAA से accounting records. CFC, how the financial system captures the events, जैसे depreciation वगैरह हो गए. FR process क्या है? And controls over journal entry, क्योंकि journal entry में गड़बड़ किया तो end तक सब गलत हो जाएगा. तो ये थोड़ा एग्जाम में पूछते हैं वो लोग, तो याद रखना. CPA CFC. कम्युनिकेशन. कंट्रोल एक्टिविटीज़, 4 तरह कंट्रोल एक्टिविटीज़ हैं. पेप्सी, परफॉर्मेंस रिव्यू, फिजिकल कंट्रोल, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. ठीक है. सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी में ये MCQ की तरह आ सकता है. 3 ऐसी ड्यूटीज़ हैं जो एक आदमी को कभी मत दो, अलग अलग आदमी को दो. वो 3 ड्यूटीज़ क्या है? आर्क, A से ऑथराइज ट्रांजेक्शन, R से रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, C से कस्टडी ऑफ असेट. मॉनिटरिंग जो यहाँ लिखा है वही हम लोग वहाँ पढ़ के आए. कंट्रोल शुड बी मॉनिटर्ड. अब सवाल उठता है फिर से, आर ऑल कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट? नो. स्पेसिफिकली कंट्रोल्स ओवर FR प्रोसेस, इकोफर, वो रेलेवेंट होते हैं. एंड कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑपरेशनल कंट्रोल्स होते हैं, वो भी रेलेवेंट टू ऑडिट हो सकते हैं. अब ये एग्जाम में क्वेश्चन की तरह आता है, गिव अस सम फैक्टर्स विच विल हेल्प यू टू डिसाइड विच कंट्रोल इज रेलेवेंट टू ऑडिट एंड विच इज़ नॉट. तो ये जो आपके सामने 9 पॉइंट्स हैं, 9 फैक्टर्स, इसको याद करने के लिए निमोनिक है मिसेस लीगल माइंड्स. मटेरियलिटी, रोमम, साइज ऑफ द क्लाइंट, लीगल फ्रेमवर्क. MMS, इंटरनल कंट्रोल, नेचर ऑफ द एंटिटी, डाइवर्सिटी ऑफ द बिजनेस. एंड लास्टली S से सिस्टम्स ऑफ द कंपनी.
तो these factors help me in deciding which control is relevant to audit and which one is not. Okay. अच्छा, नेक्स्ट, ये सब कॉपी में हो चुका है एक्चुअली, ये सब चीज़ें मैंने ना कॉपी में बता दी हैं तुम लोगों को. ओके, रिस्क हो चुका अपना, कंट्रोल्स में आगे आ गए. इवैल्यूएशन ऑफ कंट्रोल्स. ओके, अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इवैल्यूएशन ऑफ कंट्रोल्स. Evaluating the internal control system is an indispensable part of the audit program because आप सब कुछ चेक नहीं कर सकते. हम लोग ये मानते हैं कि अगर कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली तब पक्का सारे ट्रांजैक्शन सही तरह से प्रोसेस हो रहे होंगे. तो कंट्रोल टेस्टिंग इज नेसेसरी. व्हाट इज द बेनिफिट? पहला सवाल, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएटिंग कंट्रोल? लर्न एनी 8 पॉइंट्स. नंबर 1, इससे हमें पता चलता है कि कंपनी के अंदर कहाँ कहाँ एरर या फ्रॉड हो सकते हैं. जैसे आप BRS बनाते हो, BRS बनाना अपने आप में कंट्रोल है, जिससे ये चेक होते रहता है कि बैंक बैलेंस एज पर बैंक बुक एंड कैश बुक मैच कर रहे हैं. तो BRS खुद एक अपने आप में कंट्रोल है. नाउ BRS की सहायता से हमें पता चलता है ना कि क्या क्या डिफरेंसेस था, क्यों अमाउंट मैच नहीं कर रहा, कैसे रिकनसाइल करना है. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, डेबिटेड चार्जेस, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इत्यादि. कंपनी में इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट अगर अच्छा है तो वो मैं यूज़ कर सकता हूँ, ये पता चलता है. कभी कभी कुछ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स होते हैं जिसका हमारे ऑडिट पर रेलेवेंस होता है, तो वो मुझे पता चलेगा. ओके, हेल्प्स इन सेफगार्डिंग द असेट्स ऑफ द कंपनी एटसेट्रा. Formulating audit program. You should make the audit programs after understanding internal control. Point number 1, a good audit program requires evaluation of internal control. अगर आपने बिना इंटरनल कंट्रोल इवेल्युएट किए प्रोग्राम बनाया तो आपका प्रोग्राम सही नहीं है. नंबर 2, यू मस्ट टेस्ट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल थ्रू आउट द ईयर. ऑडिट प्रोग्राम, जितने अलग अलग एरियाज आप चेक करते हो हर एक के लिए एक ऑडिट प्रोग्राम बनता है. अगर वीक कंट्रोल्स है तो ऑडिट प्रोग्राम ज़्यादा बनाना पड़ जाएगा, अगर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स है तो ऑडिट प्रोग्राम की लिस्ट छोटी हो जाएगी. The 4 methods of evaluation of internal control are narrative record, checklist, questionnaire and flow chart. Okay. सबसे पहले narrative record जो सबसे सिंपल वाला है. ये 4 मेथड होते हैं इवेल्युएट करने के इंटरनल कंट्रोल. सबसे पहले narrative record. कोई भी इसमें से टॉपिक आनी आजकल डायरेक्ट आ सकती है 3 to 4 मार्क्स के लिए, एंड यू मस्ट हैव फ्यू कीवर्ड्स इन योर हैंड to explain it. जैसे narrative record, it is a पहला line, it is a complete and exhaustive description of the system. ये first dialogue है. Second, actual testing and observation must be may be necessary before developing such a narrative record. मतलब आपको देखना पड़ेगा फिर narrative record बनाना पड़ेगा. Third, it is more suitable to small businesses where there are no formal controls. Number 4, disadvantages. नैरेटिव रिकॉर्ड के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द सिस्टम, आइडेंटिफाई द वीकनेस इन द सिस्टम एंड इनकॉर्पोरेट चेंजेस ड्यू टू मैन पावर शफलिंग. चेकलिस्ट और क्वेश्चनर दोनों ही क्वेश्चंस के फॉर्मेट में होते हैं, पर एक बहुत बड़ा फ़र्क है. चेकलिस्ट इज फिल्ड बाय द ऑडिट टीम एंड क्वेश्चनर इज फिल्ड बाय द क्लाइंट. दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस. इन दोनों के आंसर्स में ही ऑप्शन रहते हैं yes, no, not applicable. Yes indicates that control exists. No indicates a weakness in control in general. And not applicable मतलब that control particularly is not relevant to that client. अब सबसे पहले मेरे सामने चेकलिस्ट. इट इज़ अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी फिल्ड बाय द ऑडिट टीम मेंबर. इसके ऑप्शंस क्या होते हैं? येस, नो, नॉट एप्लीकेबल. इट इज़ एन ऑन द जॉब रिक्वायरमेंट. कहने का मतलब है आप क्लाइंट के सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन के हिसाब से चेकलिस्ट को टेलरिंग कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो. एंड नंबर 4, कंप्लीट चेकलिस्ट इज स्टडीड. जैसे टीम मेंबर में लोअर टीम मेंबर ने चेकलिस्ट को फिल कर दिया चेक करके सब, अब फिर जो सीनियर है चाहे वो प्रिंसिपल हो, मैनेजर हो, हुएवर, वो उसको रिव्यू करेगा टू फाइंड आउट कि कंट्रोल्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं और कंट्रोल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं या वीक है. एक एग्जाम्पल है चेकलिस्ट फॉर परचेजेस. ये लोग एग्जाम में ड्राफ्टिंग के लिए दे देते हैं कि परचेजेस का चेकलिस्ट है, आपको ड्राफ्ट करना है. ठीक है, इसमें एक एक करके कोई भी परचेज ऑर्डर प्लेस करने के पहले हम लोग सप्लायर से टेंडर या कोटेशन मंगवाते हैं कि नहीं. ये तीनों परचेज ऑर्डर्स को लेके हैं. ऑल परचेजेस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ अ रिटन परचेज ऑर्डर. इस परचेज ऑर्डर फॉर्म स्टैंडर्डाइज्ड एंड सीरियली नंबर्ड. इज देयर अ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी. मतलब सेग्रीगेशन का मतलब क्या है? परचेज ट्रांजैक्शन ऑथराइज करने वाला पर्सन अलग है,
रिकॉर्ड करने वाला पर्सन अलग है, जिसको गुड्स रिसीव होगा कस्टडी वो अलग है, आर्क अलग है, ARC, ऑथराइज, रिकॉर्डिंग एंड कस्टडी ऑफ असेट, ये तीनों अलग अलग आदमी के पास होना चाहिए। अब आता है ICQ, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर। It is a comprehensive series of questions on controls in any particular area. Sales का questionnaire, purchase का questionnaire, inventory का questionnaire, fixed assets का questionnaire. It is the most widely used form for collecting information from the client. तो एक client को देते हैं, client का ही जो coordinator रहता है वो company के अलग अलग department से जा जाके fill करवा के लाकर हमको देता है। तो it is used for collecting information about the controls. Questionnaire is issued to the client and their questions are so framed that no indicates a weakness in control, yes indicates the existence of control. Okay, explanation के लिए भी थोड़ा बहुत space रहता है, not applicable भी option रहता है। After going through the questionnaire filled by the client, we can notice the inconsistencies कि कहाँ कहाँ जवाब आपस में मैच नहीं कर रहा है, गलत है, यानी कंट्रोल्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब क्वेश्चनर के भी इन्होंने लिस्ट बनाकर दिया है, परचेजेस का क्वेश्चनर, क्रेडिटर्स, इसमें जो जो पॉइंट्स मैंने टिक या स्टार किए हैं ना, केवल बस वो उत्ते देख लोगे तो काम हो जाएगा। परचेजेस, क्रेडिटर्स, इन्वेंटरी, फिक्स्ड एसेट्स, इन चारों के क्वेश्चनर्स हैं। ओके, केवल जो टिक टिक पॉइंट्स है ना उतना भी देख लोगे तो गुड इनफ। नाउ लास्ट इज फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन वेयर यू कैन सी द कंप्लीट फ्लो ऑफ एक्टिविटीज। जब आप कंप्लीट फ्लो ऑफ एक्टिविटीज इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर देखोगे देन यू विल बी एबल टू स्पॉट द इंटरनल कंट्रोल्स एट डिफरेंट स्टेजेस। All these internal controls work together in combination to make the process effective. It gives us a bird eye view of the entire process and the controls in one shot. It is a graphic representation. It is the most concise way. It minimizes the narrative explanation. It gives a bird eye view of the flow of transactions. Deficiency in internal control can be easily spotted from the diagram. Okay. तो इंटरनल कंट्रोल्स वाली बड़ी टॉपिक खत्म होती है। अब हम लोग आ रहे हैं टीओसी पर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। कंट्रोल्स हो गया ना, अब टीओसी मैं एक बार शो करना चाहता हूँ कुछ तुम लोगों को। ये देखो हमारे रिवीजन का सीक्वेंस क्या था, ऑडिट, रिस्क, रैप, मटेरियलिटी। अभी जस्ट नाउ वी हैव डन इंटरनल कंट्रोल इन टोटलिटी। इंटरनल कंट्रोल, कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल, कारा क्या होता है, इवैल्यूएशन ऑफ कंट्रोल एंड मेथड्स। कॉपी नोट्स भी इसमें बहुत हेल्पफुल थे। नाउ वी विल मूव टू टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। अच्छा, अभी जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो ऐसा ही सीक्वेंस फॉलो करेंगे। पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेंगे, वो तो छोटा सा 2 पेज का है। उसके बाद थोड़ा आगे जाएंगे पेज नंबर 31 पे, वहाँ रिस्पॉन्स आएगा। रिस्क हो चुका ना पूरा, तो अब रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, फैप करना, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। इट कंप्राइज, आई विल शो यू द चार्ट वंस अगेन। यस, यू लुक एट दिस चार्ट। रैप कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में, तो अब क्या करना है हम लोग को, फैप के अंदर पहला क्या आता है, टीओसी। तो अभी 2 पेज पहले मैं टीओसी पढ़ाऊंगा। फिर टीओसी के बाद क्या करेंगे, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स इज थ्रू सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। तो फिर हम लोग सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स में मूव करेंगे। उसमें 2 होते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स यानी वाउचिंग वेरिफिकेशन एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। तो अभी ये सब आने वाला है, ठीक है। ऑल दिस इज गोइंग टू कम, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटैंटिव प्रोसीजर, टीओडी, एनालिटिकल प्रोसीजर, ये सब आने वाला है अभी रिविजन में। ओके, तो लेट्स गो टू पेज 23। ये आ गए हम लोग, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। इन्होंने बोला कि हर साल फुल कंट्रोल्स चेक करना ज़रूरी नहीं है। वी शुड चेक 1/3, 1/3, 1/3 कंट्रोल्स सो दैट वी आर एबल टू चेक द एंटायर इंटरनल कंट्रोल्स ओवर अ ब्लॉक ऑफ 3 years। 3 साल के ब्लॉक में एक बार फुल कंट्रोल चेक हो जाना चाहिए। What is test of controls? These are audit procedures. These are audit procedures to obtain evidence about the effectiveness of design of the controls and operating effectiveness of the control. सर एक होता है डिज़ाइन कि जो कंट्रोल मैनेजमेंट ने लगाया है वो अच्छा है कि बुरा है। ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस का मतलब है कि वो बराबर 12 महीना 24/7 काम कर रहा था कि नहीं। तो 2 चीज़ें चेक करनी, डिज़ाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। नाउ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के 4 तरीके, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, रीपरफॉर्मेंस एंड कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशंस। इंस्पेक्शन मतलब बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं जो डॉक्यूमेंट्री नेचर के होते हैं। जैसे वेयर हाउस में माल ट्रक आया तो गेट इनवर्ड, गेट कीपर के पास ना एक रजिस्टर होता है, गेट इन गेट आउट रजिस्टर। तो उसमें वो डिटेल्स नोट डाउन करेगा, दैट्स अ कंट्रोल एंड डॉक्यूमेंट्री। तो उसको आप इंस्पेक्शन कर सकते हो।
इंक्वायरी, पूछो। बहुत सारे इंटरनल कंट्रोल्स ऐसे हैं जो ऑब्जर्व करने के लिए होते हैं, जो पूछने पड़ते हैं, पूछ के पता चलता है हम लोगों को, ठीक है। थर्ड, री परफॉर्मेंस, कुछ कुछ कंट्रोल्स है जो आप री परफॉर्म कर सकते हो, लाइक BRS, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ग्रेट एग्जाम्पल। एंड नंबर 4, कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशंस। In this modern world, there are many controls which are automated inside the system. Program related, data related, access related, जैसे everything is password protected, उसको भी चेक करना पड़ेगा। तो 4 टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हैं। याद करने के लिए क्या बोलेंगे? रीति, री परफॉर्मेंस, इंस्पेक्शन, ट्रेसिंग एंड इंक्वायरी, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक सेपरेट क्वेश्चन की तरह आता है। अगर आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर रहे हो और आपको डेविएशंस मिल गए, मैंने बताया था ना, अकाउंट्स में गलती को मिस स्टेटमेंट बोलते हैं, कंट्रोल्स में गलती को डेविएशन बोलते हैं। तो अगर कंट्रोल टेस्टिंग के वक्त डेविएशन मिल गया तो क्या करोगे? स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ द डेविएशन। इन्होंने बोला देयर आर 3 पॉसिबल कॉजेज ऑफ डेविएशन, देयर मे बी मोर बट दीज 3 आर फेमस। नंबर 1, पर्सन चेंज हुआ होगा, एम्प्लॉय चेंज हुआ होगा, तो नए एम्प्लॉय को उतना पता नहीं हुआ, गड़बड़ हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, सीजनल फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट। थर्ड, ह्यूमन एरर। अब एक एग्जाम्पल है जो मैं क्लास में हमेशा बोलता हूँ, मुझे इंटरनल कंट्रोल में डेविएशंस दिखे ऑल इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो पता नहीं सितंबर में कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से कंट्रोल्स में डेविएशन देखने को पाए जा रहे हैं। पता चलता है कि सितंबर में जो हमारा रेगुलर एम्प्लॉय था वो छुट्टी पे गया हुआ था, तो बैकअप के लिए एक नया एम्प्लॉय आया था। तो नया एम्प्लॉय इज़ नॉट वेल वर्स्ड इन द सिस्टम एंड ट्रेंड, इस वजह से नए एम्प्लॉय ने काम करते हुए कई जगह पे कंट्रोल को बाईपास किया, रिजल्टिंग इन डेविएशन। तो कॉज पता चल गया हमें। कॉज ढूंढो, स्पेसिफिक इंक्वायरी करोगे तो पता चलेगा। तो इंक्वायरी पता चला कि अच्छा ये रीज़न है कि आपका एम्प्लॉय उस वक्त चेंज हुआ था। जब आपको बहुत ज़्यादा डेविएशंस दिखते हैं तो मतलब कंट्रोल अच्छा काम नहीं कर रहा है, वीक कंट्रोल है, मतलब कंट्रोल रिस्क हाई है। कंट्रोल रिस्क हाई है, अगर कंट्रोल रिस्क हाई है तो यानी मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर कंट्रोल्स अच्छे नहीं हैं तो मुझे सब्सटैंटिव प्रोसीजर ज़्यादा करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इधर सोचो ज़रा, हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल से नतीजा आया कि कंट्रोल्स आर स्ट्रॉन्ग, तब मुझे सब्सटैंटिव कम करना पड़ेगा। TOC का नतीजा आया कंट्रोल्स आर वीक, तब मुझे सब्सटैंटिव और ज़्यादा करना पड़ेगा। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल से पता चलता है स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रोल्स, ROMM, और उसी बेसिस पे डिसाइड होता है हाउ मच सब्सटैंटिव प्रोसीजर डू आई नीड टू डू। तो यहाँ वही समझाया, कंट्रोल रिस्क बढ़ेगा, सब्सटैंटिव प्रोसीजर बढ़ेगा, ठीक है। ये था टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। डिजिटल ऑडिट वाला पोर्शन बाद में करेंगे, पहले अब रेस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। पेज नंबर इज दिस वन, 31। अब आ गए हम लोग रेस्पॉन्स में, जहाँ से मेरी क्लास स्टार्ट हुई थी, रिस्क एंड रिस्पॉन्स। रिस्क का स्टैंडर्ड 315, तो रिस्क तो करके आ चुके हैं, अब क्या रिस्पॉन्स करना है। हाउ डू आई रिस्पॉन्ड लाइक दिस, ये वही सेम डायग्राम है ना जो मैंने तुम लोगों को अभी अपेंडिक्स में दिखाया था, सेम डायग्राम, ठीक है। कि हाउ डू आई रिस्पॉन्ड बाय सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, ओके। इधर ऑडिटर शैल डिजाइन ओवरऑल रिस्पॉन्स। रिस्क 2 लेवल पे होता है, रिस्क एट FS लेवल, उसके लिए हम लोग करते हैं ओवरऑल रिस्पॉन्स। ये देखो, रिस्क एट FS लेवल, जब पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही रिस्क में, तब हम लोग करते हैं ओवरऑल रिस्पॉन्स। और ओवरऑल एग्जाम्पल रिस्क का रिस्पॉन्स का एग्जाम्पल है पप्पू। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म लगाओ, अकाउंटिंग पॉलिसी चेक करो, प्रॉपर ऑडिट स्किल्ड स्टाफ एम्प्लॉय करो, अनप्रिडिक्टेबल ऑडिट प्रोसीजर्स लगाओ, दैट इज ओवरऑल रिस्पॉन्स। और जब किसी पर्टिकुलर असर्शन या आइटम में रिस्क होता है तो उस आइटम को ज़्यादा चेक करते हैं, उसके लिए हम लोग फैब बनाते हैं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है। तो ये देखो, ऑडिटर शैल डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट ओवरऑल रिस्पॉन्स फॉर द ROMM एट FS लेवल एंड फैब फॉर द ROMM एट असर्शन लेवल, ओके। अब ये फैब को इन्होंने समझाया है। फैब के अंदर 2 चीज आती है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटैंटिव प्रोसीजर तो आपको करना ही पड़ेगा, एकदम श्योर रहो। कॉपी में आके मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को, मैंने इस पर भी नोट्स लिखाए थे तुम लोगों को, ठीक है। ये रहा ऑडिटर्स रेस्पॉन्स SA 330, जैसा रिस्क वैसा रेस्पॉन्स। 315 रिस्क एट FS लेवल, ओवरऑल रिस्पॉन्स पप्पू। रिस्क एट असर्शन लेवल फैप, स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर दैट आइटम। अब फैप के अंदर
आपके पास दो ऑप्शन है, टीओसी और एसपी। सिर्फ टीओसी या सिर्फ एसपी बहुत रेयर होता है, मोस्टली इट्स अ कॉम्बिनेशन। टेक्निकली या थ्योरेटिकली स्पीकिंग फैप में तीन ऑप्शंस हैं। ओनली टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ये ई कॉमर्स क्लाइंट्स में होता है, जहाँ पर आप चाह कर भी ज़्यादा सब्सटैंटिव प्रोसेस नहीं कर सकते। एवरी कंट्रोल इज़ ऑटोमेटेड एंड दे आर वेरी गुड कंट्रोल्स। तो वहाँ पर आपको कंट्रोल टेस्टिंग करना पड़ता है और कंट्रोल पे रिलाई करना पड़ता है। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 90% आप टीओसी करते हो, हल्का सा थोड़ा बहुत सब्सटैंटिव प्रोसेस करते हो। दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, यहाँ पे 90% सब्सटैंटिव और 10% टीओसी। सर ये छोटे क्लाइंट्स के लिए उचित होता है जहाँ पे कंट्रोल सिस्टम्स अच्छे नहीं होते, तो उनको ज़्यादा चेक करके माथापच्ची करके फ़ायदा नहीं है, सब्सटैंटिव ज़्यादा करो। प्रैक्टिकली इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। एक बात याद रखना, असली ऑडिट है एसपी, सब्सटैंटिव प्रोसीजर, तो इट इज़ 100% कंपल्सरी कि आपको एसपी तो करना ही पड़ेगा, चाहे कम चाहे ज़्यादा। It is compulsory to do substantive procedure even if your internal controls are very strong. Why? Because आप कितना ही कर लो, इंटरनल कंट्रोल के अपने इनहेरेंट लिमिटेशंस होते हैं, तो वो कभी भी 100% प्रूफ तो हो ही नहीं सकते। प्लस आपने जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किए, प्रोसीजर्स किए, वो आपके प्रोफेशनल जजमेंट पे बेस्ड है, और आपका प्रोफेशनल जजमेंट भी कभी 100% परफेक्ट नहीं होता। तो सब्सटैंटिव ऑडिट तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। यहाँ यही समझाया गया है, इन डिजाइनिंग द फैप द ऑडिटर शैल कंसिडर द रीजन फॉर द रोमम। अगर रोमम का रीजन है कि वो नेचर ऑफ द आइटम या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आइटम ये ऐसा इनहेरेंट रिस्क हाई है, तो फिर प्रोसीजर वैसा होगा। और अगर वो आइटम में रोमम इससे ज़्यादा है बिकॉज उसके कंट्रोल्स खराब है, कंट्रोल रिस्क हाई है, तो प्रोसीजर अलग होगा। कंसिडर द रीजन फॉर रोमम, ठीक है। Characteristics of the item may be one possible reason, that is inherent risk, or weak controls can be a possible reason, that's control risk. अगर मैं कंट्रोल्स पे ज़्यादा रिलाई करना चाहता हूँ तो मुझे कंट्रोल्स को ज़्यादा टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ये वही जो भी मैंने बोला। नेचर ऑफ द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, हाउ द कंट्रोल्स वर अप्लाइड, कंसिस्टेंसी विथ विच इट वॉज अप्लाइड थ्रू आउट द ईयर, एंड बाय whom they were applied. कंट्रोल्स डिपेंड ऑन इनडायरेक्ट कंट्रोल्स ऑल्सो। जैसे सीसीटीवी कैमरा वगैरह जो होते हैं ना, वो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होते, वो इनडायरेक्ट कंट्रोल होते हैं। वेयर हाउस वगैरह में, शोरूम में जाते हो, हर जगह सीसीटीवी कैमरा होता है, दैट्स एन इनडायरेक्ट कंट्रोल। इट इम्प्रूव्स द इफेक्टिवनेस ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल्स। अब कंट्रोल टेस्टिंग के 4 तरीके थे, रीति, री परफॉर्मेंस, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, टेस्टिंग या ऑब्जर्वेशन। इन्होंने बोला जनरली ऑब्जर्वेशन अकेला कभी नहीं होता, दिस इज ऑलवेज विद सम कॉम्बिनेशन। तो इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन इज अ बेटर कॉम्बिनेशन, इंक्वायरी प्लस री परफॉर्मेंस इज ऑल्सो अ बेटर कॉम्बिनेशन। खराब कॉम्बिनेशन कौन सा है? इंक्वायरी प्लस ऑब्जर्वेशन, बिकॉज ऑब्जर्वेशन जिस वक्त हम करते हैं उस वक्त ही के लिए रेलेवेंट होता है। ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड्स एविडेंस only for that point of time when we are observing. Also, the fact that we are observing, that means the people will try to please us, impress us and perform the control better at the time of observation. So observation उतना reliable तरीका नहीं है। Okay, ये extent of test of control. What is the sample size of test of control? मतलब extent मतलब कितना करना है test of control? How much test of control should I do? बोलता है it depends on floor. ये निमोनिक है, फ्लोर, फ्रीक्वेंसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रोल, एल, लेंथ ऑफ द टाइम ड्यूरिंग विच द कंट्रोल हैज बीन अप्लाइड ड्यूरिंग द ईयर, ओ, अदर कंट्रोल्स टू कॉम्प्लीमेंट दैट मेन कंट्रोल, आर, रेट ऑफ डेविएशन एक्सपेक्टेड इन द कंट्रोल, फिर अगेन आर, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द कंट्रोल। टाइमिंग ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ये मैं कॉपी बताया था ना, मैनुअल कंट्रोल को आप जब टेस्ट करते हो बस वो उसी के लिए रेलेवेंट होता है, उससे थ्रू आउट द ईयर का एविडेंस नहीं मिलता। पर ऑटोमेटेड में एक बार टेस्ट करो, इट गिव्स यू एविडेंस फॉर थ्रू आउट द ईयर। अच्छा, एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, क्या पिछले साल ऑडिट में जो एविडेंसेस हमें मिले थे, कैन वी यूज इट टू सम एक्सटेंट इन द करेंट ईयर? द आंसर इज येस, बट इट डिपेंड्स ऑन सेरामिक, ठीक है, निमोनिक है। सी से इट डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ कॉम्पोनेंट्स ऑफ कंट्रोल, सी से कॉम्पोनेंट्स ऑफ कंट्रोल। एम से वो मैनुअल कंट्रोल है कि ऑटोमेटेड कंट्रोल है, ऑटोमेटेड है तो ज़्यादा रिलायबल है। आई से जनरल आईटी कंट्रोल्स, ई से एक्सटेंट ऑफ डेविएशंस ऑब्जर्व्ड इन द प्रीवियस ऑडिट। अगर पिछले साल ही मुझे बहुत डेविएशन मिले थे कंट्रोल में, तो मतलब कंट्रोल खराब है, फिर से रीटेस्ट करो। सी से चेंजिंग सर्कमस्टांसेस ऑफ द क्लाइंट,
एंड आर से रिस्क एंड रेलेवेंस. नाउ स्पेसिफिक इंक्वायरीज, ये क्वेश्चन की तरह आता है. अगर आपको डेविएशंस डिटेक्ट हो रहे हैं तो आप क्लाइंट से इंक्वायरी करोगे, ठीक है, टीओसी वगैरह करोगे, एडिशनल टीओसी करना पड़ेगा. और फाइनली अगर टीओसी से सेटिस्फाइड नहीं हो तो डू मोर सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स. इट इज़ कंपल्सरी टू परफॉर्म सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, जो बात हो रही थी, क्योंकि कंट्रोल्स को जो आपने टेस्ट किया वो जजमेंट बेस्ड है, प्रोफेशनल जजमेंट, और कंट्रोल्स के खुद के इनहेरेंट लिमिटेशंस होते हैं, ठीक है. टेस्ट ऑफ डिटेल्स में 2 होते हैं, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, तोता तोबा, टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, टेस्ट ऑफ बैलेंसेस, ठीक है. एनालिटिकल प्रोसीजर तो चैप्टर नंबर 4 में आता है डिटेल में, ओके, ये कर चुके हम लोग. रेस्पॉन्स कंप्लीट होता है. नाउ वी मूव ऑन टू आवर फाइनल स्टेज, डिजिटल ऑडिट, ठीक है. डिजिटल ऑडिट पे चलते हैं, ओके. पेज 24. डिजिटल ऑडिट से भी ना एक क्वेश्चन तो पक्का आ ही जाता है एग्जाम में, कितना ही कुछ भी कर लो, ओके. ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ये पूरा टॉपिक ना थोड़ा सा लेंदी है बट ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पक्के हैं, धीरे धीरे समझते हैं. व्हाट इज़ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. थोड़ा सा कॉपी नोट्स भी है इसके ऊपर, आओ दिखाता हूँ मैं. लुक एट दिस, डिजिटल ऑडिट. डिजिटल ऑडिट इज बेसिकली ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, जहाँ कंप्लीट जो डेटा प्रोसेसिंग का काम है, ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग है, वो ऑटोमेटेड है. ई कॉमर्स एनवायरनमेंट इज द बेस्ट एग्जाम्पल. बैंक्स आर अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स. स्टॉक मार्केट इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स, और अदर ई कॉमर्स तो आप जानते ही हो. In such clients, entire information processing happens through computer systems. There is no paper trail and almost 99% controls are automated. तो आपको automated controls ही टेस्ट करने पड़ेंगे, ओके. इसके लिए ऑडिटर क्या करेगा? ही यूजेस ऑडिट सॉफ्टवेयर्स. ऑडिट सॉफ्टवेयर्स को बोला जाता है कैट, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक. अब अभी क्या हो रहा है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूँ, KPMG has developed their own AI based software called KPMG Clara. एक्चुअली वो भी KPMG Clara भी जो है ना, वो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाइप किया है. माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है Azure, उसी के साथ बेस करके बनाया है KPMG Clara. तो हर बड़ी फर्म जो है ना, वो अपने आप को डिजिटल ऑडिट में आगे से आगे रखने की होड़ में लगी हुई, और जो ज़रूरी भी है, बिकॉज डे बाय डे द एंटायर इंफॉर्मेशन सिस्टम विल बी ऑटोमेटेड. तो ऑडिट आप मैनुअली नहीं कर पाओगे, आपको सॉफ्टवेयर के ज़रिए करना पड़ेगा, ओके. Coming back to this one, what is an automated environment? An automated environment is a business environment where PODA, process, operation, decision making and accounting are done using computer system. Automated environment कोई IS या IT भी बोला जाता है. What are the key features of automated environment? 8 advantages हैं. की फीचर तो क्या, 8 एडवांटेजेस हैं. याद रखने के लिए निमोनिक है, फॉल्स एंड निल. फास्टर डेटा प्रोसेसिंग, एक्यूरेट डेटा प्रोसेसिंग, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस को हैंडल कर सकता है, बहुत अच्छे सिक्योरिटी एंड कंट्रोल फीचर्स होते हैं, एरर फ्री प्रोसेसिंग, नेटवर्किंग एंड डेटा शेयरिंग कैपेबिलिटी, इंटीग्रेशन, ऑल द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंपनी विल गेट इंटीग्रेटेड, एंड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, एकदम रियल टाइम अपडेटेड इंफॉर्मेशन. ओके, now 2 types of automated environment are there, fully and partially automated. fully automated environment जो होता है वो ज़्यादा complicated होता है, वो e-commerce जैसा. partially automated तो जैसे there are lot of traditional businesses जहाँ accounts computerized होता है, बाकी सब तो manual है, तो वो less complicated होता है. understanding and documenting automated environment, इसको एक example से समझेंगे, ठीक है. client के यहाँ SAP सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, SAP. तो SAP इज़ अ बिजनेस सॉफ्टवेयर, ना सिर्फ अकाउंट्स बल्कि एंटायर बिजनेस ऑपरेशंस को आपने कंप्यूटराइज कर दिया, ऑटोमेट कर दिया है. तो SAP सॉफ्टवेयर के बारे में आपको क्या क्या डिटेल्स लिखने हैं, आपको 9 पॉइंट्स याद रखने हैं. VIP अली लिव्स इन POK, ठीक है, याद करने का निमोनिक है. तो सबसे पहले VIP, V से वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर, I से इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, P से पर्पस क्या है सॉफ्टवेयर का. तो SAP सब कुछ करता है, अकाउंटिंग, सप्लाई चेन, प्रोडक्शन, सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को सर्व करता है. VIP अली, अली A से आर्किटेक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर, लोकल सॉफ्टवेयर की ग्लोबल है, इंटरफेस विद अदर सॉफ्टवेयर्स. लिव्स इन POK, पैकेज सॉफ्टवेयर है कि बनवाया हुआ इन हाउस सॉफ्टवेयर है. पैकेज मतलब रेडीमेड सॉफ्टवेयर, इन हाउस मतलब बनवाया हुआ.
आउटसोर्स्ड बिजनेस एक्टिविटी कौन सी है, एंड हु इज़ द की पर्सन रिस्पॉन्सिबल. की पर्सन होता है CIO या CISO, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर या फिर चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर. तो दीज आर द पॉइंट्स यू विल कंसिडर इन अंडरस्टैंडिंग द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. रिस्क, अगर आप IT सिस्टम्स यूज़ कर रहे हो तो एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, पर एट द सेम टाइम देर आर सम IT रिस्क. इन्होंने 8 रिस्क बोले हैं. ये 8 रिस्क को ऐसे कैटेगराइज कर सकते हो. 4 रिस्क डेटा को लेके है, ठीक है. इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा, डायरेक्ट डेटा चेंज या लॉस ऑफ डेटा विदाउट बैकअप. 2 पॉइंट प्रोग्राम को लेके है कि आप लोगों के प्रोग्राम को हैकर ने हैक कर दिया है, अनऑथराइज्ड एक्सेस कर लिया, या फिर आप लोग अपने प्रोग्राम को अपडेट करना भूल गए. 4 नंबर, CEO ऑफ द कंपनी इज अ सुपर यूजर, ही हैज टू मेनी प्रिविलेजेस. तो उसकी अगर पासवर्ड वगैरह लीक होती है बहुत डैमेज होगा. एंड लास्ट नंबर 5, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज थोड़ा डिफिकल्ट होता है इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, पर कर सकते हैं. ओके अब ये टॉपिक ICI की बड़ी फेवरेट है. ये जो ऊपर आपने IT रिस्क पढ़े, इसका ऑडिट पे क्या इम्पैक्ट होता है. इसका इम्पैक्ट सब्सटैंटिव चेकिंग पे होता है, कंट्रोल्स पे होता है और मेरी रिपोर्टिंग पे होता है. कैसे होता है? सिंपल. सब्सटैंटिव चेकिंग, अगर जो डेटा निकल रहा है IT सिस्टम से वो कंप्लीट नहीं है, वो एक्यूरेट नहीं है, रिलायबल नहीं है, तो मुझे बहुत चेकिंग करना पड़ेगा. इट विल इंक्रीज माई सब्सटैंटिव चेकिंग. नंबर 2, अगर IT कंट्रोल्स रिलायबल नहीं है, टेस्ट नहीं किए जा सकते हैं, तो अगेन इट विल लीड टू एडिशनल वर्क. एंड रिपोर्टिंग, हम लोग अपने ऑडिट रिपोर्ट में कारों के साथ एक इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का एनेक्चर देते हैं ना, उस पर फिर हम मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे. टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स इज अ बिग टॉपिक. 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स आर देयर इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. पहले ये 2 याद करो, जनरल IT कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल. एप्लीकेशन मतलब ऐप. Application controls are controls, automated controls inbuilt inside the system which are directly related to a particular application, to a particular app. इनको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कंट्रोल, ब्रैकेट में लिखा होगा, ठीक है. एग्जांपल देखो, जैसे मैं कोई आज तुम अपने मोबाइल में कुछ भी ओपन करते हो, कोई ऐप ओपन करते हो, तो ऐप के अंदर जो कंट्रोल्स है वो एप्लीकेशन कंट्रोल्स. लेकिन मोबाइल में ही तुमने पासवर्ड या पैटर्न या फेस रिकॉग्निशन डाल रखा है, दैट्स इज अ जनरल कंट्रोल. जनरल कंट्रोल को बोला जाता है इनडायरेक्ट कंट्रोल या परवेजिव कंट्रोल. इट सपोर्ट्स मेनी एप्लीकेशंस एंड मेनी फंक्शंस एट द सेम टाइम. General IT controls relate to many applications and support the effective functioning of many application controls. They are also called indirect or pervasive controls. IT dependent control क्या होता है? जैसे MIS रिपोर्ट इसका एग्जाम्पल है. हर महीने कंपनी के अंदर एक MIS रिपोर्ट बनता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट. इट्स अ रिपोर्ट जनरेटेड बाय द IT सिस्टम बट यूज्ड बाय मैन पीपल टू रीड एंड स्टडी कि कहाँ कहाँ कंपनी में क्या क्या गलत हुआ, ताकि उसको हम लोग दूर करें, ठीक करें. तो ये एक मैनुअल कंट्रोल है विच इज़ डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट. वही यहाँ पे बताया है, IT डिपेंडेंट कंट्रोल. अब जनरल IT कंट्रोल्स थोड़ा डिटेल में हमारे सिलेबस में. जनरल IT कंट्रोल्स 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है. याद करने के लिए बोलेंगे डापा, डेटा सेंटर. डेटा सेंटर मतलब क्लाउड, ठीक है. डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, एक्सेस सिक्योरिटी, प्रोग्राम चेंज एंड देन एप्लीकेशन सिस्टम, सिस्टम एक्विजिशन मतलब एक नया सॉफ्टवेयर सिस्टम अक्वायर कर रहे हैं या इन हाउस बना रहे हैं. डेटा सेंटर ऑपरेशंस, इसके जो डेफिनेशंस दिए हुए ना सब जगह, ऑब्जेक्टिव बड़े इंपॉर्टेंट है. पहला वाला डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस, इसका मकसद क्या है? टू एंश्योर दैट द प्रोडक्शन सिस्टम्स मीट द FR फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव. नाउ सर व्हाट इज प्रोडक्शन सिस्टम? प्रोडक्शन सिस्टम मतलब लाइव ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म. कंपनी ई-कॉमर्स में तो उनका जो लाइव वेबसाइट है ना, ई-कॉमर्स का वेबसाइट, वही उनका प्रोडक्शन सिस्टम है. कि इस तरह से ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाया हुआ है कि वो अपने आप ही FR ऑब्जेक्टिव्स को मीट करता है. Second, access security. Access to the data and programs are authenticated. Program change. कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम चेंज होता है तो वो यूज़र फीडबैक लिया जाता है, पायलट टेस्टिंग किया जाता है. इट मीट्स द FR ऑब्जेक्टिव्स. एंड लास्टली, कोई भी नया सिस्टम लोग डेवलप करते हैं, अक्वायर करते हैं, तो उसके ऊपर अगेन प्रॉपर फीडबैक लिया जाता है. एक प्रॉपर डेवलपमेंट सिस्टम होता है, एक सॉफ्टवेयर का बजट होता है. ऑल फैक्टर्स आर कंसिडर्ड. नाउ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में टेस्ट करने के लिए 4 प्रोसीजर होते हैं: इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस. Inquiry is not a good procedure, so it is always combined with something. The best
the most effective procedure is re-performance, least effective procedure is inquiry. And which one is the best combination? I square. Inquiry and inspection is considered to be the best combination. However, आप अपना best combination खुद decide कर सकते हो based on your professional judgment. It can be inquiry plus observation, inquiry plus inspection, inquiry plus re-performance, any combination that you feel. The combinations which will give you maximum satisfaction for testing automated controls depends on professional judgment, which depends on 5 factors. ये 6 factors: A, B, C, D, E, RAP: assertion, business complexity, control environment, desired level of assurance, errors, and risk assessment. वॉक थ्रू टेस्ट मतलब एक ट्रांजैक्शन को बिगिनिंग टू एंड तक देखना. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, alternate scenario testing, and then inspecting the configuration. ये मैंने कॉपी में पढ़ा दिया था, मैनुअल एंड ऑटोमेटेड. मैनुअल कंट्रोल कहाँ ज़रूरी होता है सर? जहाँ पर आप एरर को डिफाइन नहीं कर सकते, जहाँ आप एल्गोरिदम बिल्ड नहीं कर सकते, जहाँ आप ऑटोमेट नहीं कर सकते, जहाँ कॉम्प्लिकेटेड जजमेंट लगेगा, जो रूटीन ट्रांजैक्शन में फॉल नहीं करता है, उनके लिए आप मैनुअल कंट्रोल्स यूज़ कर सकते हो. सो मैनुअल कंट्रोल्स आर मोर सूटेबल इन दीज 4 सिचुएशंस. कैमल, सी से चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, मॉनिटरिंग द आईटी कंट्रोल्स, मतलब ऑटोमेटेड कंट्रोल को मॉनिटर करने के लिए मैनुअल कंट्रोल. ई से एरर्स को डिफाइन नहीं कर सकते एल्गोरिदम में कि ऑटोमेट करें. एंड एल से अनयूजुअल नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शंस, लार्ज ट्रांजैक्शंस के लिए मैनुअल बेटर होता है. ऑटोमेटेड कहाँ बेटर होता है? जब रिकरिंग टाइप के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं बैक टू बैक, द एरर्स आर वेरी मच ईजी टू डिफाइन एंड पुट इट इन द एल्गोरिदम फॉर्मेट. ठीक है, एंड इट कैन बी ऑटोमेटेड, सो यू बेटर ऑटोमेट इट. What is the audit approach in an automated environment? The answer is RATO. RAP, R से risk assessment, evaluate internal control, test of control, reporting. Data analytics. Data analytics is PTT, processes, tools and techniques that convert raw data into meaningful information. That is data analytics. Data analytics करने की जो सॉफ्टवेयर होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल घर घर में, आइडिया, ऑडिट कमांड लैंग्वेज, दीज आर ऑल ऑडिट सॉफ्टवेयर्स. डेटा एनालिटिक्स हम लोगों को कहाँ काम आता है? ठीक है, ये क्वेश्चन की तरह आ सकता है. हाउ कैन अ CA यूज डेटा एनालिटिक्स इन ऑडिट? द आंसर इज फास्ट माफी. इधर स्टार्ट करते हैं. नंबर 1 F, वी कैन यूज इट फॉर फैप. फैप में क्या क्या आता है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटैंटिव प्रोसीजर. S, वी कैन यूज इट फॉर सैम्पलिंग, वी कैन यूज इट फॉर T से ट्रायल बैलेंस, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. सिंगल एंट्री में नहीं करते क्या? वही वाला. माफी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एनालिसिस ऑफ जर्नल एंट्रीज, फ्रॉड प्रिवेंशंस, एंड इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ वीक कंट्रोल्स. कंट्रोल डेफिशिएंसी का मतलब आपके इंटरनल कंट्रोल वीक है या डेफिशिएंट है. डिजिटल ऑडिट का एक सॉफ्टवेयर मैंने बताया, कॉपी नोट्स किया, KPMG क्लारा. अब लास्ट टॉपिक में आ गए इसके, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल. ठीक है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का सेम डेफिनेशन है जो इंटरनल कंट्रोल का लिखा हुआ है, वही सफल. कंपनी लॉ में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स पर कहाँ पर जिक्र होता है? सबसे पहले जिक्र होता है लिस्टेड कंपनीज में जो बोर्ड रिपोर्ट बनती है उसके अंदर एक डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट जाता है जिसमें 6 पॉइंट्स होते हैं. वन ऑफ देम इज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स. डायरेक्टर्स बोलते हैं दैट इंटरनल कंट्रोल्स आर एडिक्वेट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली. सेकंड, सेक्शन नंबर 143 का 3 का I, ऑडिटर को अपने ऑडिट रिपोर्ट में कारों के अलावा IFC का एक एनेक्चर देना पड़ता है. ओके फिर सेक्शन 177, इवन द ऑडिट कमिटी ऑफ द कंपनी हैज टू चेक इंटरनल कंट्रोल्स. एंड लास्ट 149, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जब शेड्यूल 4 कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का डिक्लेरेशन देते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि वी हैव चेक दैट द कंपनी हैज अ रोबस्ट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. सो दिस इज इंटरनल कंट्रोल इनटू कंपनीज एक्ट, कंपनी लॉ. ओके, मुझे ये सारे रिस्क डॉक्यूमेंट करने हैं. डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क में क्या क्या? क्रेड, क्रेडिबिलिटी, क्रेड. C से कंट्रोल्स, R से रोमम, E से एंटिटी एंड एनवायरनमेंट, एंड D से डिस्कशन अमंग द ऑडिट टीम. बस ये तो 265 है. सो दैट कंप्लीट्स
our revision of chapter 3. Okay. Thank you.